गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ एमडी नूर इस्लाम। दोबारा से आपका स्वागत है लक्ष्य के ऑडियो वर्जन में। आइए शुरू करते हैं आगे का पार्ट नंबर 18। हर समय लचीले रहें। जब मैं आखिरकार ये फैसला कर लेता हूँ कि कोई परिणाम वाकई हासिल करने लायक है तो मैं उस पर काम करने लगता हूँ और तब तक एक के बाद एक कोशिश करता रहता हूँ जब तक कि वो परिणाम मिल नहीं जाता। इसे कहा है थॉमस एडिसन ने। यह चीजों की प्रकृति में है कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज्यादा सफल और सुखी रहेंगे, कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे, बेहतर जीवन जिएंगे, ज्यादा संतुष्टि का आनंद लेंगे, उनके संबंध ज्यादा सुखद होंगे और वे अपने समुदाय के प्रति ज्यादा योगदान देंगे। बाकी लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे। कंसास सिटी के मेनिंगर इंस्टीट्यूट ने कुछ समय पहले एक सर्वे किया कि 21वीं सदी में सफलता और खुशी पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से हैं। विरह शोध के बाद उनका निष्कर्ष यह था कि आप तीव्र परिवर्तन के दौर में जो सबसे महत्वपूर्ण गुण विकसित कर सकते हैं वह है लचीलापन। लचीलेपन फ्लेक्सिबिलिटी का विपरीत है कठोरता रिगिडिटी, यानी नई जानकारी या परिस्थितियों के आने पर परिवर्तन करने की अनिच्छा। लचीली सोच का विपरीत है निश्चित या यांत्रिकीय सोच। जीवन का खुले दिमाग से सामना करने का विपरीत है हर स्थिति में स्वचालित और पहले से तय तरीके से प्रतिक्रिया करना। इसलिए अगर आप आम आदमी से ज़्यादा बनना, करना और पाना चाहते हैं तो आपके लिए लचीलेपन का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। परिवर्तन की गति। आज शायद आपने जीवन के प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है परिवर्तन की गति। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां परिवर्तन इतिहास में सबसे तीव्र गति से हो रहे हैं और इनकी गति हर साल बढ़ती जा रही है। आज परिवर्तन न सिर्फ ज़्यादा तीव्र है बल्कि ये अनिरंतर डिसकंटिन्यूअस भी है। ये सीधे रेखा में लगातार नहीं होता बल्कि शुरू होता है, बंद हो जाता है और फिर उन दिशाओं में चलने लगता है जिनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परिवर्तन हर तरफ से हमारी ओर आ रहा है और इतने अलग अलग तरीकों से आ रहा है कि अक्सर ये भापना असंभव होता है कि आगे क्या आ सकता है। परिवर्तन की फितरत ही ऐसी है कि इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। इसके कारण अक्सर हमें रातों रात अपनी सबसे अच्छी योजनाएं और विचार छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि एक नई और अप्रत्याशित दिशा में एक बिल्कुल नया और अनपेक्षित विकास हो गया है। इसलिए हमें अपनी सोच और संभावित कार्य दिशा में लचीला रहने की जरूरत है। तनाव का प्रमुख कारण। परिवर्तन से उन लोगों को बहुत तनाव होता है जिनका इस बारे में कट्टर विश्वास होता है कि चीज़ों को कैसे होना चाहिए। वे उस चीज़ से प्रेम करने लगते हैं जो वे कर रहे हैं। वे अपनी वर्तमान विधियों और प्रक्रियाओं से प्रेम करने लगते हैं और उन्हें बदलना नहीं चाहते, भले ही उन्हें गलत होने का ठोस सबूत मिल जाए। अपने साथ ऐसा ना होने दें। जो आप कर रहे हैं उसके बारे में आपको एकमात्र सवाल ये पूछना चाहिए, क्या ये कारगर है? क्या इससे मनचाहे परिणाम मिल रहे हैं? क्या वर्तमान स्थिति में यह कार्य करने की सबसे अच्छी दिशा है? किसी खास निर्णय या काम की दिशा के सही या गलत होने का एकमात्र पैमाना यह है कि क्या यह आपके तय लक्ष्य या मनचाहे परिणाम को हासिल करने में कारगर है। लगातार पूछते रहें, क्या यह कारगर है? परिवर्तन लाने वाले 3 घटक। आज 3 घटक ऐसे हैं जो परिवर्तन को बल दे रहे हैं और उसकी गति को बढ़ा रहे हैं। उनमें से प्रत्येक की शक्ति एक दूसरे के कारण कई गुना हो जाती है। परिवर्तन का पहला घटक है हमारे जीवन के हर क्षेत्र में जानकारी और ज्ञान का विस्फोट। प्रतिस्पर्धी बाजार में एक नई खोज या जानकारी रातों रात हमारे बिजनेस का हुलिया बदल सकती है। किसी नए प्रोडक्ट या सेवा में आने से लोकप्रिय प्रोडक्ट या सेवा या प्रमुख उद्योग बर्बाद हो सकता है, क्योंकि नया प्रोडक्ट वही परिणाम ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा बेहतर तरीके से, ज़्यादा सस्ते में या ज़्यादा आसानी से देता है। 11 सितंबर जैसी कोई महत्वपूर्ण घटना, शेयर बाजार के जोरदार झटके, किसी राजनीतिक पार्टी या उद्योग के स्कैंडल रातों रात पूरे बिजनेस या उद्योग की सोच, कैरियर, सेल्स और स्थिति को बदल सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1980 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो लौह पर्दा गिर गया और शीत युद्ध शुरू हो गया। पूरे अमेरिका का रक्षा उद्योग बुरी तरह हिल गया। लाखों उच्च प्रशिक्षित और योग्य स्त्री पुरुषों को अस्थायी तौर पर नौकरी से निकाल दिया गया।
देश भर में कई उद्योग बंद हो गए और देश के कुछ हिस्सों में मंदी आ गई। परिवर्तन के प्रभाव जबरदस्त थे और इनसे बचना संभव नहीं था। सिर्फ लचीले लोग ही प्रभावी ढंग से इस पर प्रतिक्रिया कर पाए। नई जानकारी के प्रति खुले रहें। लचीले बने रहने के लिए आपको लगातार खुले रहना होगा। आपको नए विचारों, ज्ञान और जानकारी के बारे में चौकस रहना होगा, जो आपके बिजनेस या आपके लक्ष्यों की उपलब्धि में आपकी मदद कर सकती है या आपको चोट पहुंचा सकती है। आपकी दौलत बनाने या मिटाने के लिए एक नया विचार ही काफ़ी है। एक विचार आपको दौलत की राह पर चलवा सकता है या फिर इससे नीचे गिरा सकता है। सही समय पर मात्र एक जानकारी भी आपका बहुत सारा समय, मुश्किलें और पैसा बचा सकती हैं। उस जानकारी की कमी आपको बहुत भारी पड़ सकती है। सभी लीडर्स पढ़ाकू होते हैं। अपने क्षेत्र के नवीनतम ज्ञान की जानकारी आपके लिए बिल्कुल अनिवार्य है। अपने उद्योग संबंधी पत्रिकाएं और प्रकाशन पढ़ते रहें। अपने क्षेत्र के बेस्ट सेलिंग पुस्तकें पढ़ते रहें। सेमिनारों और सम्मेलनों में जाएं। अपने उद्योग के एसोसिएशन में शामिल हों और अपने व्यवसाय के लोगों से नेटवर्किंग करें। शक्ति हमेशा उसी व्यक्ति के पास होती है जिसके पास सबसे अच्छी और सबसे नई जानकारी होती है। नई प्रौद्योगिकी का जवाब। परिवर्तन लाने वाला दूसरा कारक है नई प्रौद्योगिकी का तीव्र विकास। हर वैज्ञानिक या तकनीकी ज्ञान से प्रौद्योगिकी में प्रगति होती है, जिसका लक्ष्य लोगों और कंपनियों की मदद करना होता है ताकि वे ज़्यादा तेजी से, बेहतर तरीके से, सस्ते में या आसानी से काम करें। और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की गति हर दिन बढ़ती जा रही है। नियम यह है, जो भी कारगर है वो दकियानूसी हो चुका है। बाजार के शेल्फ पर रखा नया हाईटेक उपकरण खुलने से पहले पुराना हो गया है। आज नई प्रौद्योगिकी की शेल्फ लाइफ सिर्फ 6 महीने रह गई है। इसके बाद इसकी जगह पर कोई नई चीज आ जाती है जो उसी काम को ज़्यादा तेजी से और सस्ते में कर देती है। अगर आप अपने प्रोडक्ट या सेवा की जगह किसी नए प्रोडक्ट या सेवा को लाने के तरीके नहीं खोज रहे हैं, तो आप इस बात पर विश्वास कर सकते हैं कि आपके प्रतिस्पर्धी देर रात तक जागकर आपको दिवालिया बनाने का तरीके खोज रहे हैं। मेढक कूद खेलना। आज बिजनेस में बने रहना मेढक कूद, लीप फ्रॉग का अंतहीन खेल खेलने जैसा है। आप अपने प्रतिस्पर्धी के ऊपर से छलांग मारने का तरीका खोजते हैं और अपने ग्राहकों की बेहतर, ज़्यादा तेज और ज़्यादा सस्ती सेवा करने का तरीका तलाशते हैं। फिर आपका प्रतिस्पर्धी किसी नए या बेहतर प्रोडक्ट या सेवा को लाकर आपके ऊपर छलांग लगाता है। आप जल्दी से खुद को संभालते हैं और कोई नवाचार या सुधार करके अपने प्रतिस्पर्धी के ऊपर से छलांग लगा देते हैं। इसके बाद एक बार फिर आपका प्रतिस्पर्धी आपके ऊपर से छलांग लगा देता है और ये खेल अंतहीन रूप से इसी तरह चलता रहता है। प्रचलन के बाहर होने की गति बढ़ाने यह सिद्धांत आपके प्रोडक्ट, आपकी सेवाओं, आपकी प्रक्रियाओं और खास तौर पर आपकी सेल्स मार्केटिंग रणनीतियों पर भी लागू होता है। यह आपकी वर्तमान विज्ञापन और प्रमोशन विधियों पर भी लागू होता है। जो भी इस वक्त काम कर रहा है वो जल्द ही काम करना बंद कर देगा। या तो ग्राहक इससे बोर हो जाएंगे या फिर आपके प्रतिस्पर्धी इसकी नकल कर लेंगे या फिर वह वर्तमान बाजार के ग्राहकों को पहले की तरह आकर्षित नहीं कर पाएगा। अपेक्षा करें कि आपकी नकल होगी। कुछ समय पहले मैंने $10,000 देकर एक विज्ञापन एजेंसी से अपने लिए एक विज्ञापन तैयार करवाया और एक राष्ट्रीय अखबार में छपवाया। इसका काफ़ी असर हुआ और मुझे बहुत सी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली। हम लोग अगले हफ्ते ऑफिस में एक दूसरे के पीठ थपथपाते रहे जब तक कि हमें एक और विज्ञापन नहीं दिख गया। एक प्रतिस्पर्धी ने हूबहू हमारे जैसा विज्ञापन प्रकाशित करवाया था, जिसे बनवाने के पैसे हमने दिए थे, लेकिन जिसका लाभ वो उठा रहा था। उसका लक्ष्य हमारे प्रोडक्ट को नहीं बल्कि अपने प्रोडक्ट को बेचना था। हमारी प्रतिक्रिया की दर घटकर 50% हो गई और गिरती चली गई और हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते थे। आपको अपने बिजनेस के हर पहलू के लिए बैकअप योजनाएं लगातार बनाते रहना चाहिए। आपको इस मामले में जरा सी भी शंका नहीं होनी चाहिए कि आप जो भी कर रहे हैं वो जल्द ही काम करना बंद कर देगा और इसकी जगह कोई दूसरी चीज ले लेगी जो ज़्यादा अच्छी तरह काम करेगी। आरामदेह दायरे से सतर्क रहें। मैं पहले भी आरामदेह दायरे का जिक्र कर चुका हूं और ये बता चुका हूं कि लोग और संगठन अक्सर इसमें कैसे फंस जाते हैं और वही चीज़ें बार बार करते जाते हैं, चाहे वे कारगर हों या ना हों।
कई बार आपकी दीर्घकालीन सफलता को सबसे बड़ा खतरा अल्पकालीन सफलता से होता है। किसी भी क्षेत्र में सफलता मिलने पर तत्काल घमंड और बदलने की अनिच्छा पैदा हो जाती है, जिससे आप बाजार की नई वास्तविकताओं पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं। अपने साथ ऐसा ना होने दें। प्रतिस्पर्धा के दबाव अनंत हैं। परिवर्तन को प्रेरित करने वाला तीसरा तत्व है प्रतिस्पर्धा, जिसमें बहुत लचीलेपन की जरूरत होती है। आपके प्रतिस्पर्धी स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आज पहले से ज्यादा संकल्पवान और रचनात्मक हो चुके हैं। वे लगातार आपके ग्राहकों को छीनने, आपके सेल्स को चुराने, आपके कैश फ्लो को कम करने और अगर संभव हो तो आपको बिजनेस से बाहर करने के तरीके तलाश रहे हैं। वे आक्रामक तरीके से अपने प्रोडक्ट या सेवा बेच रहे हैं और बाजार में आपकी स्थिति को कमजोर कर रहे हैं। आपके प्रतिस्पर्धी आक्रामक रूप से नई जानकारी और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वे आपको पुराना साबित कर सकें और प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल कर सकें। आज ग्राहकों या खरीदारों से ज्यादा कंपनियां, प्रोडक्ट, सेवाएं और सेल्स पीपल हो गए हैं। प्रतिस्पर्धा दिनों दिन ज्यादा मुश्किल और गहरी होती जा रही है। अगर आप इस बाजार में बचे रहना और समृद्ध होना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एकाग्र और संकल्पवान बनना होगा। सबसे बढ़कर आपको लचीला बनना होगा। हर चीज को नियमित रूप से शून्य आधारित करें। इस पुस्तक से पहले मैंने शून्य आधारित सोच के महत्व पर बात की है, जिसमें आप अपने वर्तमान जीवन और गतिविधियों के हर हिस्से को जांच करते हैं। शून्य आधारित सोच लचीलेपन को कायम रखने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। लगातार पूछते रहें कि आज मैं कोई ऐसी चीज कर रहा हूं जिसे मैं वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा शुरू नहीं करूंगा। अपने जीवन और बिजनेस के हर हिस्से को देखें जहां भी आपको तनाव, प्रतिरोध या सफलता की कमी महसूस हो। शून्य आधारित सोच का सवाल पूछें और अगर कोई ऐसी चीज है जिसे आप दोबारा शुरू नहीं करना चाहेंगे तो तत्काल उसे छोड़ने की योजना बना लें और अपने संसाधनों तथा ऊर्जाओं को किसी दूसरे रास्ते पर ले जाएं जहां आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हों। अपने अह को अपने निर्णय शक्ति या सहज बुद्धि पर पर्दा ना डालने दें। कौन सही है, इससे ज्यादा परवाह इस बात की करें कि क्या सही है। आपको यह सच्चाई याद रखनी चाहिए कि अंततः आपके ज्यादातर निर्णय गलत साबित होंगे। लचीले बने रहने के लिए तैयार रहें, खासतौर पर नई जानकारी, प्रौद्योगिकी या प्रतिस्पर्धा के सामने आने पर। 3 जादुई कथन। 3 कथन हैं जिन्हें आप उथल पुथल भरे समय में लचीले बने रहने के लिए बार बार कहना सीख सकते हैं। यहाँ पर वे 3 कथन बताए जा रहे हैं। पहला है, मैं गलत था। ज्यादातर लोग बहाने बनाएंगे, धोखा देंगे और इनकार करेंगे, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेंगे कि वे गलत थे। अपनी गलती स्वीकार ना करने से स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है, क्योंकि आपके आसपास का हर व्यक्ति पहले से ही ये जानता है कि आप गलत हैं। सिर्फ आप ही ये नहीं जानते कि जिस व्यक्ति को आप धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं वो आप खुद है। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो तो आप सबसे स्मार्ट चीज ये कर सकते हैं कि अपनी गलती फटाफट मान लें, समस्या को सुलझा दें और लक्ष्य या परिणाम हासिल करने की ओर आगे बढ़ जाएं। अनुमानतः बड़ी कंपनियों और संगठनों के प्रमुख लोगों का 80% समय और ऊर्जा इस सच्चाई को ढकने में लग जाता है कि वे गलत हैं। वे अपनी गलती मानना नहीं चाहते। किसी स्पष्ट गलती को मानने से इनकार करने की वजह से कई कंपनियां बर्बाद हो जाती हैं। स्वीकार करें कि आप आदर्श नहीं हैं। लचीले बने रहने के लिए आपको दूसरा कथन यह सीखना चाहिए, मैंने गलती की। बड़ी हैरानी की बात है, बहुत सारा समय, ऊर्जा और पैसा सिर्फ इसलिए बर्बाद हो जाता है क्योंकि कुछ लोगों के अहम इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि वे ये स्वीकार ही नहीं करते कि उनसे गलती हुई, हालांकि ये उनके आसपास के हर व्यक्ति को साफ नजर आता है। जब आप कह देते हैं मैं गलत था या मैंने गलती की तो मुद्दा काफी हद तक खत्म हो जाता है। इसके बाद हर व्यक्ति समस्या सुलझाने या लक्ष्य हासिल करने की ओर जा सकता है, लेकिन जब तक इंसान यह स्वीकार करने का अनिच्छुक रहता है कि वह गलत दिशा में जा रहा है, तब तक हर चीज ठहर जाती है। हमने राष्ट्रीय राजनीतिक में बार बार देखा है जहां किसी एक व्यक्ति द्वारा अपनी गलती या बड़ी भूल ना मानने के कारण हर शामिल व्यक्ति और अक्सर पूरे देश के समय और ऊर्जा की जबरदस्त बर्बादी हुई है। नई जानकारी से तत्काल अनुकूलन करें। आपको जो तीसरा कथन तत्काल और सहजता से कहना चाहिए था वह है, मैंने अपना इरादा बदल लिया है। मान लीजिए आपने पहले उपलब्ध जानकारी के आधार पर कोई निर्णय लिया था,
अब अगर आपको नई जानकारी मिलती है जो पुरानी जानकारी के विरोध में होती है, तो आपको स्पष्टता से स्वीकार करना चाहिए कि आपने अपना इरादा बदल लिया है। गलत होना, गलती करना या अपना इरादा बदलना कोई कमजोरी या चारित्रिक दोष नहीं है। दरअसल ज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा के क्षेत्रों में तीव्र परिवर्तन के दौर में यह साहस, चरित्र और लचीलेपन की निशानी है कि आप जल्दी से अपना नुकसान कम करने के इच्छुक रहें और हर काम में वास्तविकता सिद्धांत का अभ्यास करें। दुनिया जैसी है उसके साथ उसी तरह निपटने के इच्छुक रहें। इसे आप रूम में ना देखें जैसे आप कामना करते हैं या जैसे ये अतीत में थी। सच्चाई का सामना करें चाहे वह कैसे भी हो। खुद के और अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति ईमानदार रहें। नई वास्तविकताओं के प्रति खुले रहें। नई जानकारी, प्रौद्योगिकी या प्रतिस्पर्धा की रोशनी में अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों का दोबारा मूल्यांकन करने के प्रति हमेशा खुले रहें। आप आज जो जानते हैं उसके आधार पर क्या ये काम करने की सर्वश्रेष्ठ दिशा है? अगर नहीं है तो आपको कौन सी चीज करनी चाहिए, आप और क्या कर सकते हैं? अगर ये कोई लक्ष्य है और उस लक्ष्य को बनाते समय मौजूद परिस्थितियां नाटकीय रूप से बदल गई हैं, तो ये सुनिश्चित करें कि आप अब भी इसे इतनी बुरी तरह चाहते हो कि इसके लिए संघर्ष और त्याग करें। इसे छोड़ने और नया लक्ष्य तय करने के इच्छुक रहें। अगर आपने अपना इरादा बदल लिया है या वो लक्ष्य अब आपके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना पहले कभी था। तीव्र परिवर्तन के दौर में परिवर्तन जब भी हो तो उसे पहचानने और अपनाने में सबसे आगे रहने का संकल्प करें। इसकी अपेक्षा करें जैसे ये घटनाओं की स्वाभाविक और नैसर्गिक दिशा का हिस्सा हो। जब घटनाएं आपके सीधे या चाहे अनुसार ना हो तो हैरान परेशान होने से इनकार कर दें। अपने संबंधों में लचीले बने। खास तौर पर अपने जीवन के महत्वपूर्ण लोगों, परिवार के सदस्यों, दोस्तों, सहकर्मियों और ग्राहकों के साथ लचीले रहें। भिन्न दृष्टिकोणों और भिन्न विचारों के प्रति खुले रहें। ये स्वीकार करने के लगातार इच्छुक रहें कि आप गलत हो सकते हैं, क्योंकि आप अक्सर गलत होते हैं। सर्वश्रेष्ठ लीडर्स का एक गुण यह होता है कि वे अच्छे श्रोता होते हैं। वे बहुत से सवाल पूछते हैं और अपना इरादा तय करने या अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जब वे कोई गलती कर देते हैं तो वे असफलता को स्वीकार करते हैं और जल्दी से अपना नुकसान कम कर लेते हैं ताकि वे ज़्यादा बड़ी और बेहतर चीज़ों की ओर जा सकें। प्रारंभिकता का सिद्धांत लचीलेपन का एक और पहलू है जिसे आपको अपने बाकी जीवन और कैरियर में के दिमाग में रखना चाहिए। वैज्ञानिक और दार्शनिक बकमिंस्टर फुलर ने इसे प्रारंभिकता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ प्रेसेशन नाम दिया है। ये शब्द किसी सामान्य डिक्शनरी या एनसाइक्लोपीडिया में नहीं मिलते। वैक्सन कॉलेज के डॉक्टर रॉबर्ट रनस्पैड ने इस अवधारणा को गलियारा सिद्धांत, कॉरिडोर प्रिंसिपल कहा है। नेपोलियन हिल ने अमेरिका के सबसे सफल व्यक्तियों द्वारा इसकी खोज का जिक्र करते हुए कहा है कि हर विपत्ति या बाधा के भीतर उसके सम्मान या उससे बड़े अवसर या लाभ के बीच छिपे होते हैं। इस सिद्धांत का मतलब यह है, जब आप अपने लिए कोई नया लक्ष्य तय करते हैं तो आपके दिमाग में एक सामान्य विचार होगा कि आपको कौन से कदम उठाने चाहिए और किस दिशा में जाना चाहिए। लेकिन लगभग अनिवार्य रूप से राह में आपके सामने अनपेक्षित अवरोध आएंगे जिससे आपके उस दिशा में आगे बढ़ना असंभव हो जाएगा। बहरहाल, जैसे ही आपके सामने दीवार आती है, किसी चमत्कार से सफलता के गलियारे में अवसर का दूसरा द्वार खुल जाएगा। चूंकि आप लचीले हैं, इसलिए आप नए अवसर का लाभ जल्दी उठा लेंगे और उस दिशा में बढ़ने लगेंगे। उस नए प्रोडक्ट या सेवा को विकसित कर लेंगे, उस नए बाजार या ग्राहक समूह में बेचने लगेंगे। लेकिन जब आप इस नए गलियारे में आगे बढ़ते हैं तो आपके सामने एक और नई बाधा या अवरोध आ जाएगा जो एक बार फिर आपकी प्रगति को रोक सकता है। बहरहाल, जैसे ही आपके सामने ये नई दीवार या बाधा आती है, आपके लिए एक और नया अवसर खुल जाएगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर जाने वाले एक नए गलियारे में ले जाएगा। ये कई बार हो सकता है और कई बार आपकी शुरुआत गलत हो सकती है। लगभग हर मामले में आपको किसी ऐसे क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता मिलेगी जिसकी आपने शुरुआत में योजना भी नहीं बनाई थी। कुंजी है लचीले बने रहना, स्पष्ट भी रहे और लचीले भी। यही लचीलेपन का सबसे महत्वपूर्ण नियम बताया जा रहा है। अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहें, लेकिन उसे हासिल करने की प्रक्रिया को लेकर लचीले बने। हमेशा अपने अति चेतन मन के प्रभाव के प्रति खुले रहें।
सौभाग्यशाली खोजो और समकालिक घटनाओं की संभावना के प्रति संवेदनशील बने, दूसरे लोगों के विचारों, प्रेरणाओं और ज्ञान के प्रति खुले रहे। मैथ्यू 18:13 में ईसा मसीह कहते हैं, अगर तुम स्वर्ग के साम्राज्य में दाखिल होना चाहते हो तो तुम्हें किसी छोटे बच्चे जैसा बनना होगा। इन शब्दों की एक व्याख्या यह है, आपको खुले मस्तिष्क वाला, लचीला, शांत, आत्मविश्वासी और जिज्ञासु बनना होगा। तभी आप नए अवसरों और संभावनाओं को पहचान पाएंगे। जब वे आपके लक्ष्य की ओर आपकी यात्रा में आपके आसपास प्रकट होंगे। लचीले और खुले रहने का संकल्प करें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। याद रखें, किसी काम को करने या किसी लक्ष्य को हासिल करने का लगभग हमेशा कोई ना कोई बेहतर तरीका होता है। आपका लक्ष्य इस बारे में चौकस और जागरूक रहना है कि वह तरीका कौन सा हो सकता है। उसे खोज लें और फिर जितनी जल्दी हो सके उस नई दिशा में कदम उठा लें। इससे आप हमेशा अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, कई बार तो बहुत ही अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक तरीके से। यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त होता है। 19वां चैप्टर शुरू होता है, जिसका टाइटल है अपने जन्मजात रचनात्मकता का ताला खोलें। आपके दिमाग में जो भी विचार, जो भी तथ्य आता है, उससे लाभ लेने का संकल्प करें, उससे अपने लिए काम करवाएं और उसका फायदा उठाएं। चीजों को उस रूप में ना सोचें जैसी वे हैं, बल्कि उस रूप में सोचें जैसी वे हो सकती हैं। सिर्फ सपने ना देखें बल्कि सृजन भी करें। इसे कहा है रॉबर्ट कॉलियर ने। टोनी बुजान मस्तिष्क विशेषज्ञ हैं। वे मेंसा के भूतपूर्व प्रेसिडेंट हैं। मेंसा संगठन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए खुला है जो औसत IQ टेस्ट में शीर्षस्थ 2% स्कोर करते हैं। उन्होंने रचनात्मकता, सीखने, बुद्धि पर कई पुस्तकें लिखी हैं। उनके और इस क्षेत्र के कई अन्य विशेषज्ञों के अनुसार आम आदमी की अधिकांश मानसिकता संभावना का दोहन नहीं हो पाता है, जो लगभग असीमित होती है। आपके नियोकॉर्टेक्स यानी आपको सोचने वाले मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन कोशिकाएं या न्यूरॉन्स होते हैं। इनमें से हर कोशिका किसी सेही की तरह थिरकती है, जिसके 20,000 गैंग्लिया या फाइबर्स इसे अन्य मस्तिष्क कोशिकाओं से जोड़ते हैं। ये कोशिकाएं भी आपस में दूसरी हजारों लाखों कोशिकाओं से जुड़ी होती हैं। इस तरह एक इलेक्ट्रिक ग्रिड जैसी संरचना बन जाती है, जो किसी बड़े शहर को रोशन करती है और बिजली देती है। हर कोशिश और हर जोड़ में मानसिक ऊर्जा या जानकारी होती है, जो हर अन्य कोशिका के लिए उपलब्ध होती है। इसका मतलब है आपके मस्तिष्क की जटिलता आपके विश्वास या कल्पना से परे है। टोनी बुजान और अन्य मस्तिष्क विशेषज्ञों के अनुसार आपके मस्तिष्क के कनेक्शन के तालमेलों और परिवर्तनों की संख्या ज्ञात ब्रह्मांड में मौजूद अणुओं की संख्या से भी ज्यादा है। इसकी संख्या का अंदाजा लगाने के लिए आपको एक अंक लिखने के बाद 8 पन्ने तक जीरो लगाने होंगे, लाइन के बाद लाइन, पन्ने के बाद पन्ने। वृहद रिजर्व क्षमता, जैसा पहले जिक्र किया जा चुका है, आम लोग अपने पूरे जीवन और कामकाज में अपने मस्तिष्क की सिर्फ 1 से 2% क्षमता का इस्तेमाल करते हैं। बाकी रिजर्व क्षमता है, जिसका शायद ही कभी दोहन या उपयोग होता है। अधिकांश लोग जब कब्र में जाते हैं तो उनका संगीत भी उनके साथ ही दफन हो जाता है। आपको अपने जीवन में चमत्कारी परिणाम पाने के लिए कई चमत्कार करने की जरूरत नहीं है। आपको तो बस इतना करना है कि अपने भीतर मौजूद मानसिक शक्ति का वर्तमान में थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करें। आपके सोचने की क्षमता में ये छोटा सा सुधार आपके जीवन में गहरे परिवर्तन कर सकता है। इसकी बदौलत आगे आने वाले महीनों और सालों में आप इतना कुछ हासिल कर लेंगे जिसे देखकर आप और बाकी लोग हैरान रह जाएंगे। रूस के प्रोफेसर सर्जेई एफ्रेमोव द्वारा कुछ साल पहले किए गए शोध के अनुसार अगर आप अपने मौजूदा मानसिक क्षमता का सिर्फ 50% उपयोग कर सकें तो आप 1 दर्जन यूनिवर्सिटी से PhD कर सकते हैं, आसानी से 1 दर्जन भाषाएं सीख सकते हैं और एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के पूरे 22 वॉल्यूम कंठस्थ याद कर सकते हैं। आपको अपनी आमदनी दोगुनी करनी है। अगर आप इस वक्त अपना सिर्फ 2% मानसिक संभावना का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसे बढ़ाकर 4% कर लें तो आप अपनी आमदनी दोगुनी कर सकते हैं। अपने पेशे में तेजी से तरक्की कर सकते हैं, अपने क्षेत्र में शिखर पर पहुंच सकते हैं और अपनी जिंदगी का कायाकल्प कर सकते हैं। अगर आप अपनी 5% या 6% या 7% संभावना का इस्तेमाल कर सकें तो आप ऐसे स्तर पर प्रदर्शन कर लेंगे कि आपको और आपके आसपास के हर व्यक्ति को हैरानी होगी। यह अनुमान लगाया गया था कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो कभी अपने शक्तियों को शिखर पर अपने 10 से 15% से ज्यादा मानसिक क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया,
जबकि उन्हें दुनिया के महानतम प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक माना जाता है। रचनात्मकता एक नैसर्गिक योग्यता है। 3 से 5 साल के जिन बच्चों का परीक्षण किया गया उनमें से 95% को बेहद रचनात्मक पाया गया। उन्हीं बच्चों का जब किशोरावस्था में दोबारा परीक्षण किया गया तो सिर्फ 5% ही बेहद रचनात्मक पाए गए। इस बीच उनके साथ क्या हुआ, जब वे स्कूल में गए तो उन्हें विश्वास सिखाया गया कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबके साथ चलना होगा। उन्होंने सीखा कि टीचर को चुनौती नहीं देनी चाहिए या सामान्य विचारों या सुझाव नहीं देना चाहिए। अपने साथियों द्वारा पसंद किए जाने और स्वीकार किए जाने की कोशिश में उनकी रचनात्मकता का दम उसी तरह टूट गया जिस तरह बिना ईंधन के आग दम तोड़ देती है। अच्छी खबर यह है कि रचनात्मकता एक जन्मजात योग्यता है जो लगभग हर व्यक्ति में प्रचुरता में होती है। यह जन्मजात है, यह आपके जेनेटिक तंत्र का हिस्सा है। ये एक ऐसी शक्ति है जो अनूठे रूप से हर इंसान में होती है। हर व्यक्ति रचनात्मक है। पूरे 95% जनसंख्या में जीनियस के स्तर पर नहीं तो असाधारण स्तर पर काम करने की योग्यता है, बशर्ते स्थितियां और परिस्थितियां सही हों। इसका उपयोग करें और इसे गंवा दें। लेकिन आपकी रचनात्मक मांसपेशी की तरह होती है। अगर आप इसका उपयोग नहीं करते तो आप इसे गंवा देते हैं। मांसपेशी की तरह ही अगर आप अपनी रचनात्मकता का उपयोग नहीं करते हैं और इसका नियमित व्यायाम नहीं करते हैं तो ये कमजोर और अप्रभावी हो जाती है। विचार पैदा करने की आपकी योग्यता का लगातार उपयोग होना चाहिए, तभी आप इसे बेहतरीन स्थिति में रख पाएंगे। सौभाग्य से आप किसी भी समय अपनी रचनात्मकता का दोहन करना शुरू कर सकते हैं और इसे ज़्यादा ऊंचे स्तर पर ले जा सकते हैं। आप दरअसल अपने मस्तिष्क में ज़्यादा न्यूरॉन्स और डेंड्राइट्स को सक्रिय कर सकते हैं तथा ज़्यादा आपसी कनेक्शन बना सकते हैं। जब भी आप अपने मौजूदा मानसिक शक्ति का ज़्यादा उपयोग करते हैं तो हर बार आप बेहतर ढंग से और ज़्यादा स्पष्टता से सोचने में समर्थ बनते हैं। विचार दौलत के नए स्रोत हैं। आज हम सूचना युग में रह रहे हैं। विचार आपके बाकी जीवन में नई दौलत के प्रचुर स्रोत होंगे। विचारों में हर समस्या को सुलझाने की कुंजी होती है। वे किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं और चूंकि नए विचार पैदा करने की आपकी योग्यता लगभग असीमित है, इसलिए अपने तय लक्ष्य हासिल करने की आपकी योग्यता भी असीमित है। सारी दौलत मूल्य बढ़ाने से आती है। किसी दूसरे से ज़्यादा बेहतर, सस्ता, ज़्यादा तेज और ज़्यादा आसानी से काम करने से। दौलतमंद बनने के लिए मूल्य बढ़ाने का एक अच्छा विचार ही काफ़ी होता है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य, लिखित, मानसिक तस्वीर वाले और भावनात्मक होते हैं तो आप अपने चेतन, अचेतन और अति चेतन मस्तिष्कों को प्रेरित कर देते हैं ताकि वे आपका मनचाहा लक्ष्य हासिल करने के लिए विचारों का सतत प्रवाह पैदा करें। हर समस्या को सुलझाएं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसे आप सुलझा ना सकें। ऐसी कोई बाधा नहीं है जिसे आप पार ना कर सकें। ऐसा कोई लक्ष्य नहीं है जिसे आप हासिल ना कर सकें। इसके लिए तो बस आपको अपने रचनात्मक मस्तिष्क का दोहन करना है, जैसा कि ये आज है। आप में इस समय इतनी ज़्यादा बुद्धि और मानसिक क्षमता है कि अगर आप 100 साल भेजिए तब भी पूरा उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन यदि आपने अब तक अपनी सारी मानसिक शक्तियों का दोहन नहीं किया है तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप आज ही से इसका प्रयोग शुरू नहीं कर सकते। कई मामलों में शारीरिक फिटनेस और मानसिक फिटनेस एक जैसी होती है। अगर आप शारीरिक दृष्टि से फिट बनना चाहते हैं तो आपको वर्कआउट और शारीरिक व्यायाम करना होगा। अगर आप अपनी शारीरिक मांसपेशियां बनाना चाहते हैं तो आपको वजन उठाना होगा और डंबल्स या बारबेल्स उठाकर कसरत करनी होगी और अपने मांसपेशियों में नया खून पहुंचाना होगा। आप अपनी मांसपेशियों पर जितना ज़्यादा दबाव डालेंगे वे समय के साथ उतना ही ज़्यादा मजबूत होंगे। आपका मस्तिष्क भी इसी तरह है। मानसिक मांसपेशियां बनाने के लिए आपको मानसिक वजन उठाना होगा। आपको अपने दिमाग पर ज़्यादा दबाव और तनाव डालना होगा। अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को विचार तथा समाधान पैदा करने पर केंद्रित करना होगा ताकि वह आपके लक्ष्य की राह में आने वाली सभी समस्याओं को सुलझा सके। नियमित रूप से विचार मंथन करें। बुद्धि को बेहतर बनाने और रचनात्मकता को बढ़ाने की सबसे शक्तिशाली तकनीक वह है जिसे मैं विचार मंथन कहता हूँ। इसके काम करने का तरीका सरल है, परिणाम आश्चर्यजनक भी होते हैं और जीवन बदलने वाले भी। जब विचार मंथन की प्रक्रिया एक कागज से शुरू होती है, इस कागज के ऊपर आप अपना लक्ष्य प्रश्न के रूप में लिख लें। यह प्रश्न जितना सरल और स्पष्ट होगा
इसकी प्रतिक्रिया में पैदा होने वाले जवाबों की गुणवत्ता भी उतनी ही बेहतर होगी। मिसाल के तौर पर, मैं ज़्यादा पैसा कैसे कमा सकता हूँ। ये सवाल लिखने के बजाय आपको ये लिखना चाहिए, मैं अगले 24 महीनों में अपनी आमदनी दोगुनी कैसे कर सकता हूँ। इससे भी बेहतर ये होगा कि अगर आप $50,000 प्रति वर्ष कमा रहे हो तो आपका सवाल ये होना चाहिए, मैं 31 दिसंबर निश्चित वर्ष लिखें तक हर साल $1,00,000 कैसे कमा सकता हूँ। आपका हर जवाब 3P वाले फार्मूले का प्रयोग करके लिखा जाना चाहिए। यह व्यक्तिगत, सकारात्मक और वर्तमान काल में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, आपके जवाब संकल्पों या चेतन मन द्वारा अवचेतन मन को दिए गए निर्देशों के अनुरूप लिखे जाने चाहिए। अक्सर आप इस कागज पर जवाब लिखेंगे और उन्हें तत्काल भूल जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद अतिचेतन मन की कार्यावधि के फलस्वरूप आप अपने जीवन में ऐसे अवसर को आकर्षित करेंगे जिससे आपका कोई जवाब सक्रिय होकर काम करने लगेगा। इस विधि में माहिर बनना, जब आप कागज के ऊपर अपना सवाल लिख लें तो फिर उस सवाल को कम से कम 20 जवाब देने के लिए खुद को अनुशासित करें। आप 20 से ज़्यादा जवाब लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 जवाब देना अनिवार्य है। पहले 3 से 5 जवाब आसान होंगे। आप फटाफट इस तरह के जवाब सोच लेंगे, जैसे ज़्यादा मेहनत करो, जल्दी शुरू करो और देर तक काम करो, ज़्यादा मूल्य वाले काम करो। आपके अगले 5 जवाब थोड़े ज़्यादा मुश्किल होंगे। सवाल का जवाब देने के लिए आपको कम स्पष्ट लेकिन ज़्यादा रचनात्मक तरीके खोजने के लिए मेहनत से सीखना होगा और ज़्यादा गहराई तक जाना होगा। आपके आखिरी 10 जवाब सबसे मुश्किल होंगे। कई लोगों को ये इतना मुश्किल लगता है कि उनके दिमाग खाली हो जाते हैं, उनकी आंखें सूनी हो जाती हैं, उनके दिमाग में खून का प्रवाह तेज होने के कारण उनका सर चकराने लगता है, जो मानसिक वजन उठाने की इस प्रक्रिया के कारण होता है। बहरहाल, चाहे इसमें कितना भी समय लगे, खासतौर पर इस अभ्यास की शुरुआत में आपको खुद को अनुशासित करना होगा, ताकि आप तब तक लिखते रहें जब तक कि आपके पास कम से कम 20 जवाब ना हो जाए। कई बार तो आपका 20वां जवाब ही वो क्रांतिकारी जवाब होगा जो आपके हजारों डॉलर बचा लेगा और सैकड़ों घंटों की कड़ी मेहनत भी। अक्सर आपका आखिरी जवाब ये वो प्रेरित विचार होता है जो आपकी जिंदगी और कैरियर को बदल देता है। एक काम चुन लें। जब आपके पास कम से कम 20 जवाब हो जाएं, तो अपनी सूची को दोबारा देखें और जवाबों की समीक्षा करें। फिर कम से कम एक काम चुन लें जिसे आप अपने लक्ष्य की ओर ज़्यादा तेजी से बढ़ने या समस्या सुलझाने के लिए तत्काल कर सकते हैं। आप इस प्रक्रिया के प्रभाव को कई गुना बढ़ा सकते हैं अगर आप 20 जवाबों की सूची से सबसे अच्छा जवाब चुनकर उसे नए कागज पर सवाल के रूप में लिख लें। फिर देखें कि क्या आप इस सवाल के भी 20 जवाब दे सकते हैं। ये संयुक्त अभ्यास आपको मानसिक रूप से चपल बना देगा, जैसे न्यूट्रल कार के एक्सीलेटर पर पैर रखना। आपका मस्तिष्क मानसिक ऊर्जा से चमकने और नाचने लगेगा और क्रिसमस ट्री की चमकती रोशनियों की तरह विचारों से दमक उठेगा। मिसाल के तौर पर, आपका पहला सवाल यह हो सकता है, मैं अगले 24 महीनों में $1,00,000 तक अपनी आमदनी दोगुनी कैसे कर सकता हूँ। आपका एक जवाब हो सकता है, मैं हर दिन 2 घंटे ज़्यादा काम करता हूँ। आप इस जवाब को एक नए कागज पर सवाल के रूप में लिख सकते हैं, मैं हर दिन 2 घंटे का अतिरिक्त उत्पादक समय पाने के लिए क्या कर सकता हूँ। फिर आप 20 अलग अलग चीज़ें लिखना शुरू कर दें जिनसे आप हर दिन 2 अतिरिक्त घंटे के उत्पादक काम के लिए समय निकाल सकते हैं। आप चाहे जो जवाब चुने उसके हिसाब से तत्काल कर्म में जुट जाए। कोई चीज़ करें, कुछ भी करें, आप इस अभ्यास पर जितना तेजी से काम करते हैं, दिन भर आपके विचारों का प्रवाह उतना ही ज़्यादा निरंतर होगा। अगर आप इन विचारों को पैदा कर देते हैं लेकिन उनके अनुरूप काम नहीं करते, तो रचनात्मक प्रवाह धीमा पड़ जाएगा और थम जाएगा। हर लक्ष्य पर विचार मंथन का प्रयोग करें। इस अभ्यास को करने का सबसे अच्छा समय सुबह का है। अपने स्पाइरल नोटबुक में अपने लक्ष्य को दोबारा लिखने के ठीक बाद हर सुबह आप एक लक्ष्य को एक सवाल के रूप में लिख सकते हैं और फिर उस सवाल के 20 जवाब खोज सकते हैं। आप तत्काल अपने किसी एक जवाब पर काम में और अमल करने में जुट सकते हैं। अगर लक्ष्य पर्याप्त बड़ा और महत्वपूर्ण है तो आप उसी लक्ष्य पर यह अभ्यास बार बार भी कर सकते हैं। ये चिंता ना करें कि आप यही जवाब बार बार लिख रहे हैं। आप इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करते हैं, इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना है आप बिल्कुल अप्रत्याशित क्रांतिकारी विचारों को प्रेरित कर देंगे। प्रेरणा की कौंध आने में कई दिनों या हफ्तों की मेहनत भी लग सकती है।
धैर्यवान और संकल्पवान रहें, ये जरूर आएगी। विचार उत्पत्ति की संग्रह शक्ति। कल्पना करें कि आप हफ्ते में 5 दिन हर सुबह यह अभ्यास करते हैं। अपने दिमाग को रिलैक्स करने के लिए आप वीकेंड में नागा कर सकते हैं। अगर आप यह अभ्यास हर सप्ताह 5 दिन करते हैं तो आप हर सप्ताह 100 विचार पैदा कर लेंगे। अगर आप यह अभ्यास हर साल 50 सप्ताह भी करते हैं तो अगले 12 महीने में आप 5000 विचार पैदा कर लेंगे और आपको अपनी छुट्टियों के दौरान इस बारे में सोचने की जरूरत भी नहीं होती है। अगर आप हर दिन एक नए विचार को लागू करते हैं जो आपको अपने लक्ष्यों की ओर ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाएगा तो हर सप्ताह 5 विचार हो जाते हैं और हर साल 250 विचार। इसका मतलब है आप अपने जीवन में हर साल 250 नए विचारों पर अमल करते हैं। अब यहाँ एक सवाल है कि आपको लगता है इस अभ्यास को नियमित रूप से करने का आपके जीवन और भविष्य पर कोई असर पड़ेगा? ऐसे संसार में जहाँ ज़्यादातर लोगों के पास साल भर में बहुत कम विचार होते हैं, क्या इस अभ्यास से आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर स्थिति में होंगे? क्या आपको लगता है कि अगर आप हर दिन ये काम करते हैं तो आप जल्द ही किसी भी चीज़ में दौलतमंद और सफल हो सकते हैं? मुझे तो लगता है जवाब स्पष्ट है। एक अच्छे विचार से आपकी बरसों की कड़ी मेहनत या हजारों डॉलर बच सकते हैं। बहुत से अच्छे विचारों का संग्रह आपको बिना असफलता के अमीर, खुश और सफल बना सकता है। समाधान पर ध्यान केंद्रित करें। जैसा कि पहले कहा गया है, सफल लोग प्रबलता से समाधान केंद्रित होते हैं। सच्चाई यह है कि जीवन समस्याओं और मुश्किलों का अंतहीन सिलसिला है। समस्याओं की इस नदी में यदा कदा के संकटों से सिर्फ व्यवधान पड़ता है जो तुलनात्मक रूप से समस्याओं को छोटा बना देते हैं। दरअसल अगर आप व्यस्त जीवन जी रहे हैं तो आप शायद हर 2-3 महीने में किसी न किसी तरह के संकट का अनुभव कर रहे होंगे। आपके जीवन में व्यावसायिक संकट होंगे, पारिवारिक संकट होंगे, वित्तीय संकट होंगे, स्वास्थ्य संबंधी संकट होंगे और कई अन्य संकट भी होंगे। समस्याएं और संकट कभी नहीं रुकते, वे समुद्र की लहरों की तरह लगातार आते रहते हैं। आप जिस एकमात्र पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं वह है इन समस्याओं और संकटों पर अपनी प्रतिक्रिया, और यही आपकी सफलता की कुंजी है। सफल लोग समस्याओं पर असरदार प्रतिक्रिया करते हैं, असफल लोग ऐसा नहीं करते। सफल लोग गहरी सांस लेते हैं, रिलैक्स होते हैं और स्पष्टता से सोचते हैं। वे हर स्थिति में अच्छाई की तलाश करते हैं, वे मूल्यवान सबक की तलाश करते हैं। सबसे बढ़कर वे संभावित समाधान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, बजाय इसके कि क्या हुआ था और इसके लिए कौन दोषी है। हर समस्या से प्रभावी ढंग से निपटे। जिस तरह गणित की समस्याओं को सुलझाने की एक प्रक्रिया होती है, उसी तरह बिजनेस और जीवन की समस्याओं को सुलझाने की भी एक प्रक्रिया होती है। इसे सोचकर आप अपना करियर में इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत इस बात की होती है कि आप समस्या सुलझाने का काम को योजनाबद्ध और व्यवस्थित अंदाज में करें। पहला कदम, समस्या को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर लें। सभी तरीके से परिभाषित समस्या आधी सुलझा जाती है। यह बेहद आश्चर्यजनक है कि समस्या को ठीक से स्पष्ट किए बिना ही लोग समाधान के तलाश में कितना ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। दूसरा कदम, पूछे इस समस्या को सभी संभावित कारण क्या है। समस्या के स्पष्ट और अस्पष्ट दोनों तरह के कारणों की तलाश करें। ये कैसे शुरू हुई, इसकी जड़ें कहाँ हैं, ये कैसे पैदा हुई, यह कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है जिसके बदलने से समस्या पैदा हुई, किन मान्यताओं के कारण समस्या पैदा हुई। जिस तरह कोई डॉक्टर किसी बीमार रोगी की गहरी जांच करता है, उसी तरह आपको भी किसी समस्या को सुलझाने की कोशिश करने से पहले समस्या की पूरी तहकीकात करनी चाहिए। तीसरा कदम, पूछे सभी संभावित समाधान क्या है। आम लोगों की स्वाभाविक प्रवृत्ति से बचें जो समस्या की परिभाषा से सीधे समाधान पर कूद पड़ते हैं। हमेशा पूछे दूसरा समाधान क्या है। कई बार सबसे अच्छा समाधान कुछ ना करना होता है। कई बार सबसे अच्छा समाधान ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना होता है। कई बार सबसे अच्छा समाधान यह एहसास करना होता है कि यह आपकी समस्या नहीं है और फिर इसे किसी दूसरे की ओर बढ़ा देना होता है जिसकी यह जिम्मेदारी है। चौथा कदम, पूछे इस समाधान से क्या हासिल होना चाहिए। जब आप कई संभावित समाधान खोज लें तो आपको उनकी जांच करनी होगी। कोई समाधान कितनी प्रभावी या आकर्षक है, इसका मूल्यांकन कैसे करें। इसका एकमात्र तरीका पहले से यह तय करना है कि आप उस समाधान से क्या हासिल करवाना चाहते हैं। आपने कथन सुना होगा कि ऑपरेशन सफल रहा लेकिन मरीज मर गया। यह बहुत आम है कि हम समाधान खोज लेते हैं और उस पर अमल करने लगते हैं, लेकिन समस्या ना सिर्फ
अनसुलझी रह जाती है, बल्कि हमारे कदम उठाने के बाद स्थिति और बिगड़ जाती है। ये सुनिश्चित करें कि आपका चुना हुआ समाधान आपके मनचाहे उद्देश्य को हासिल कर ले, जो आपके दिमाग में समस्या सुलझाने का अभ्यास के समय आया था। 5वां कदम, समाधान लागू करने की निश्चित जिम्मेदारी या तो खुद ले या किसी दूसरे को दें। जब आप आदर्श समाधान चुन लें तो उस पर अमल करने के लिए एक डेडलाइन तय कर दें, समय का एक पैमाना बना दें जब तक आप ये तय कर सकें कि समाधान सफल है या नहीं। समस्या को सुलझाने वाली जो बातचीत किसी विशिष्ट समाधान तक नहीं ले जाती है, इसमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी और डेडलाइन तय नहीं की जाती है, वो खुद एक समस्या है जो बार बार आएगी और अनसुलझी रह जाएगी। किसी समस्या से निपटने के एक सुनियोजित तरीके का तब तक अभ्यास करें जब तक कि आपको इसकी आदत न पड़ जाए। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि इस विधि का प्रयोग करके आप कितने ज़्यादा प्रभावी बन जाते हैं और इससे आपके परिणाम कितने बेहतर बन जाते हैं। विजय और सफलता की कुंजी। इतिहास के युद्धों और युद्ध कला के अध्ययन में मुझे हमेशा ऐसी स्थितियों ने मंत्रमुग्ध किया है जहां छोटी सेना ने बड़ी सेना को हराया है। हर मामले में मैंने पाया है कि संख्या की दृष्टि से छोटी सेना आक्रमण और अमल की योजना में अधिक संख्या वाली सेना की तुलना में ज्यादा व्यवस्थित, सुनियोजित और सटीक थी। इसी तरह अगर आम आदमी के पास समस्या सुलझाने का सही सिस्टम या नुस्खा हो तो वह ज्यादा बुद्धिमान या उच्च शिक्षित ऐसे लोगों से आगे निकल सकता है जो बिना किसी विधि या योजना से अपनी समस्याएं सुलझाने की कोशिश करते हैं। विचार मंथन और सुनियोजित नीति, ये 2 विधियां आपको जीवन की अपरिहार्य समस्याओं और मुश्किल पर विजय पाने में जबरदस्त लाभ पहुंचाती है। इसे लिख लें। हमेशा कागज पर सोचें, चीजों को लिख लें। जब आप लिखते हैं तो मस्तिष्क और हाथ के बीच कुछ होता है। आपको शामिल मुद्दों के बारे में स्पष्टता और समझ का ज्यादा एहसास होता है। आप बेहतर सोचते हैं, आपकी अनुभूति पहले से ज्यादा पैनी हो जाती है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो निर्णय लेने से पहले हर चीज को लिखने से आप दरअसल ज्यादा स्मार्ट और रचनात्मक बन जाते हैं। शतरंज की आगे की चालें सोचें। आप एक बहुत ही सशक्त रचनात्मक सोच का अभ्यास कर सकते हैं, जैसे परिस्थिति नियोजन कहा जाता है। परिस्थिति नियोजन करते समय आप जीवन के खेल में कई कदम आगे तक सोचते हैं और कल्पना करते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। हालांकि भविष्य काफी हद तक अनजाना और अनिश्चित होता है, लेकिन आज की निश्चित प्रवृत्तियां भविष्य में भी जारी रहेंगी। अगर व्यवधान ना डाला जाए तो आपके आसपास हो रही कुछ घटनाएं इन प्रवृत्तियों को प्रभावित करेंगी। वैसे अप्रत्याशित घटनाएं भी हो सकती हैं जिनकी वजह से आपको अपनी योजनाएं बदलने की जरूरत होगी। 2 सवालों का जवाब दें। परिस्थिति नियोजन में आप खुद से 2 सवाल पूछते हैं। पहला, आगे के महीनों या सालों में वे 3 सबसे बुरी चीजें कौन सी हैं जिनका मेरे बिजनेस या व्यक्तिगत जीवन पर नकारात्मक असर हो सकता है। उन्हें लिख लें। पूरी निर्ममता से ईमानदार रहें। सर्वश्रेष्ठ की इच्छा या आशा ना करें। मिसाल के तौर पर कल्पना करें आपके सबसे अच्छे ग्राहक या बिजनेस बर्बाद हो जाएगा, या आपके खरीदे गए प्रोडक्ट या सेवाओं के लिए भुगतान करने में असमर्थ हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे? आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आप इस बुरी आशंका से अपनी रक्षा करने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं? इसके बाद खुद से पूछें, वे 3 सबसे अच्छी चीजें कौन सी हैं जो आने वाले महीनों और वर्षों में हो सकती हैं। इन दोनों सवालों के जवाब मिलने पर आप किसी भी घटना के लिए खुद को तैयार करने हेतु विचार मंथन कर सकते हैं। अगर किसी विपत्ति की आशंका है तो खुद से पूछें, हम इस विपत्ति से अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। फिर इस सवाल के 20 जवाब तैयार करें। अगर यह कोई संभावित अवसर है तो खुद से पूछें, हम इस अवसर के होने की संभावना को कैसे बढ़ा सकते हैं या इस अवसर का लाभ आज कैसे उठा सकते हैं। इस सवाल के भी 20 जवाब लिख लें। जब आप खुद से यह सवाल पूछते हैं तो आप बिजली की चिंगारी की तरह विचारों और ज्ञान को प्रेरित कर देते हैं। आप इन प्रमुख सवालों के बारे में जितना ज़्यादा सोचते हैं, अपने अतिचेतन मन को उतना ही ज़्यादा प्रेरित करते हैं कि यह आपको ज्ञान और प्रेरणा की कौन प्रदान करे, जिनसे आप अवसरों को पकड़ने या खतरों से बचने में समर्थ हो जाएंगे। अपने विकल्प तैयार करना आपके व्यक्तिगत जीवन दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा विकल्प तैयार करना है। नियम यह है, आपके पास जितने ज़्यादा सुविकसित विकल्प होते हैं आप उतने ही ज़्यादा स्वतंत्र होते हैं। अगर आपका लक्ष्य सुखी, सफल और स्वतंत्र बनना है
तो आपके पास विकल्प होने चाहिए। हर स्थिति में आप जो कदम उठा सकते हैं वे एक से अधिक होने चाहिए। आप कभी भी किसी ऐसी जगह पर ना फंसे जहां आपके सामने सिर्फ एक ही राह खुली हो। जब आप अपना पहला काम करें, पहला निवेश करें या जीवन के किसी भी हिस्से में शुरू करें तो आपको तत्काल उसका कोई विकल्प खोजना शुरू कर देना चाहिए ताकि किसी चीज के गड़बड़ होने पर दिक्कत ना हो। प्लान बी विकसित करें। 19वीं सदी में जर्मनी के आयरन चांसलर ऑटो वॉन बिस्मार्क को अपने युग का बेहतरीन नेता माना जाता है। उन्होंने प्रतिस्पर्धी राष्ट्रों, प्रांतों और शक्तियों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर जर्मनी को एकीकृत देश बनाने का काम किया। उनका राजनीतिक जीवन सौदेबाजी की अंतहीन प्रक्रिया था और इसमें हार जीत लगी रहती थी। बिस्मार्क की शोहरत ये थी कि वे अपनी मुख्य योजना पर सौदेबाजी शुरू करने से पहले ही बैकअप योजना बना लेते थे। यह प्लान बी या बिस्मार्क प्लान के रूप में मशहूर हुआ। आपके पास भी अपने व्यवहारिक और व्यक्तिगत जीवन के प्रमुख हिस्सों के लिए प्लान बी हमेशा होना चाहिए। आपका प्लान बी क्या है? अगर आपकी वर्तमान नौकरी, कैरियर या कार्य की दिशा में बाधा आए तो आपका बैकअप प्लान क्या है? अगर आपके वर्तमान निवेश कारगर ना हो या आपकी सर्वश्रेष्ठ ढंग से बनाई गई योजनाएं काम ना करें तो आपका बैकअप प्लान क्या है? आपके विकल्प क्या हैं? आप क्या करेंगे अगर आप कल सड़क पर आ जाएं या आपको दोबारा शुरू करना पड़े? आपके पास जितने ज़्यादा विकल्प होते हैं उतनी ही ज़्यादा मानसिक स्वतंत्रता होती है। किसी भी स्थिति में आप जितने ज़्यादा विकल्प सोचते और विकसित करते हैं आपके पास उतने ही ज़्यादा शक्ति होती है। आप जिस योजना पर काम कर रहे हैं उसके असफल होने पर जितनी ज़्यादा वैकल्पिक योजनाएं होती हैं आपके पास उतना ही ज़्यादा आत्मविश्वास होता है। इसीलिए जिंदगी में आप एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये कर सकते हैं कि अपने कार्य की स्वतंत्रता के दायरे को बढ़ा लें। चाहे इस वक्त चीज़ें चाहे कितनी ही अच्छी हो रही हों, विकल्प तैयार करने की रचनात्मकता का लगातार इस्तेमाल करें। दीर्घकालीन सोच। अपने बिजनेस और कैरियर में आपका अंतिम लक्ष्य यथासंभव ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करना है। हमारे समाज में सारी उन्नति, सारी आर्थिक सफलता किसी न किसी तरह मूल्य जोड़ने से मिलती है। जब आप मूल्य जोड़ते हैं तो आप बढ़ी हुई आमदनी, लाभ या डिविडेंड के रूप में खुद उस मूल्य का हिस्सा पा लेते हैं। यह बाजार के अर्थशास्त्र का बुनियादी नियम है और ज़्यादातर मूलभूत आर्थिक नियमों की तरह ही हमारे वर्तमान समाज में काम कर रहे अधिकांश लोग इसे या तो जानते नहीं हैं या फिर गलत समझ लेते हैं। अपने विचार मंथन अभ्यास में आप एक सवाल यह पूछ सकते हैं, मैं आज अपने ग्राहकों के लिए अपना मूल्य बढ़ाने की खातिर क्या कर सकता हूं? आप पूछ सकते हैं, मेरे आदर्श ग्राहक कौन हैं? मैं अपने आदर्श ग्राहकों को सामान खरीदने के लिए ज़्यादा आकर्षित करने हैं तो क्या कर सकता हूं? सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि आप खुद से ये पूछें, मुझे ठीक उसी तरह के ग्राहक पाने के लिए क्या करना होगा जिन्हें मैं पाना चाहता हूं? आप कौन सी चीज़ ज़्यादा कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं ताकि आप उस तरह के ज़्यादा ग्राहकों के हकदार हो जाएं जिन्हें आप सचमुच चाहते हैं। अपना मूल्य लगातार बढ़ाएं। हमेशा किसी ना किसी तरह ज़्यादा तेज, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा सस्ता या ज़्यादा सहजता से काम करके अपने मूल्य में वृद्धि करने के तरीके तलाशने के लिए अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करते रहें। जिस तरह डिजर्व शब्द की लैटिन जड़ का मतलब है सेवा में, उसी तरह आपको भी अपने ग्राहकों की बेहतर सेवा करके ज़्यादा बड़े पुरस्कार के हकदार बनने के तरीकों को हमेशा तलाश करना चाहिए। अंतिम विश्लेषण में समाज के एक सदस्य के रूप में, आर्थिक प्रणाली के खिलाड़ी के रूप में आपको दौलत और पुरस्कार अपनी इसी योग्यता की बदौलत मिलेंगे कि आप अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लोगों की कितनी बेहतर सेवा कर सकते हैं। हर दिन अपने कंपनी, अपने उद्योग और अपने संसार के प्रति खुद को ज़्यादा मूल्यवान बनने के तरीके तलाशते रहे। इसके लिए अपने बुद्धि और रचनात्मकता का इस्तेमाल करें। यह व्यक्तिगत प्रतिभा की सच्ची पहचान है। यहाँ पर अब शुरू होता है चैप्टर नंबर 20 जिसका टाइटल है हर दिन कुछ करें। मेरी सफलता हर दिन हाथ वाले काम कर कड़ी मेहनत करने का परिणाम है। इसे कहा है जॉनी कॉर्सन ने। वर्षों तक ये पता लगाने के लिए कई अध्ययन किए गए कि कुछ लोग बाकी लोगों से ज़्यादा सफल क्यों होते हैं। सैकड़ों हजारों सेल्स पीपल, स्टाफ और मैनेजरों से बात की गई, उनकी जांच की गई और उनका अध्ययन किया गया ताकि सफलता के आम गुणों को पहचाना जा सके।
सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व बार बार मिला, वह है कर्म केंद्रित होने का गुण। सफल लोग बेहद कर्म केंद्रित होते हैं। वे असफल लोगों से ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ते हैं। वे ज़्यादा व्यस्त होते हैं, वे ज़्यादा कोशिश करते हैं और पूरी मेहनत से कोशिश करते हैं। वे सुबह थोड़ी जल्दी उठते हैं और शाम को थोड़ी ज़्यादा देर तक काम करते हैं। वे हमेशा गतिशील होते हैं। दूसरी तरफ असफल लोग आखिरी पल पर शुरू करते हैं और मौका मिलते फौरन काम करना छोड़ देते हैं। वे कॉफ़ी ब्रेक, लंच ब्रेक, मेडिकल लीव और छुट्टियों के हर मिनट का पूरा ख्याल रखते हैं। वे कई बार डींगे हाँकते हैं। जब मैं ऑफिस में नहीं होता हूँ तो मैं काम के बारे में सोचता भी नहीं हूँ। असफलता की कहानी। हमारे यहाँ एक कर्मचारी था जो हमेशा देर से आता था। जब हमने उससे इस बारे में बात की तो उसने बताया उसे ट्रैफिक के कारण देर हो जाती है। हमने उसे सुझाव दिया वो घर से जल्दी निकला करें ताकि ट्रैफिक की समस्या ना रहे। वो सदमे में आ गया। उसने कहा, लेकिन अगर मैं घर से जल्दी निकला और ट्रैफिक रश नहीं हुआ तो मैं निर्धारित समय से पहले ऑफिस आ जाऊंगा। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? ये कहने की जरूरत नहीं है। हमने उसे जल्दी अपने ऑफिस से चले जाने दिया और किसी दूसरे को रख लिया जिसे जिम्मेदारी और समर्पण का ज़्यादा एहसास था। हमने बाद में सुना कि देर से आने वाला वो कर्मचारी अपने पूरे कैरियर में पार्ट टाइम कामों और बेरोजगारी के अंतहीन चक्र में ही फंसा रहा। उसके नज़रिए के कारण उसका बार बार असफल होना तय था। क्षतिपूर्ति का नियम। अपने मशहूर निबंध कंपनसेशन में राल्फ वाल्डो इमर्सन ने लिखा था कि आपको जीवन में हमेशा अपने योगदान के मूल्य जितना ही भुगतान मिलेगा। अगर आप अपने पुरस्कारों का आकार बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने परिणामों की गुणवत्ता और संख्या को बढ़ाना होगा। अगर आप ज़्यादा चीज़ें बाहर निकालना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा चीज़ें भीतर डालनी होंगी। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। नेपोलियन हिल ने पाया कि सफल स्त्री पुरुषों, जिनमें से ज़्यादातर ने कंगाली और शून्य से शुरुआत की, का प्रमुख गुण यह था कि जीवन के शुरू में ही उन्होंने 1 मील आगे तक जाने की आदत डाली थी। उन्होंने पाया, जैसी कि पुरानी कहावत है कि अतिरिक्त मील के रास्ते में कभी ट्रैफिक जाम नहीं होता। सेल्फ मेड मिलेनियर्स का गुण। सेल्फ मेड मिलेनियर्स के एक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने शून्य से शुरू करके अपने कैरियर में मिलेनियर बनने वाले हजारों स्त्री पुरुषों से बातचीत की। ये सेल्फ मेड मिलेनियर्स लगभग एकमत थे। उन्हें सफलता हमेशा इसलिए मिली क्योंकि वे भुगतान से ज़्यादा काम करते थे। उन्होंने अपने पहले काम से ही ये आदत डाली थी कि उन्हें जितना ज़्यादा मिलेगा उससे ज़्यादा काम करेंगे। उनमें जितने की उम्मीद की जाती थी वे हमेशा उससे ज़्यादा योगदान देने के तरीके तलाशते रहते थे। कैरियर में आजीवन सफलता। जब मैं बिजनेस विद्यार्थियों की ग्रेजुएटिंग क्लास के सामने भाषण देता हूँ तो वे हमेशा मुझसे पूछते हैं, आमतौर पर थोड़ी चिंता के साथ, कि क्या मैं उन्हें इस बारे में कुछ सुझाव या विचार दे सकता हूँ कि कामकाज की दुनिया में सफल होने के लिए क्या कर सकते हैं। मैं हमेशा उनसे एक ही सलाह देता हूँ। यह युवा अवस्था के में मेरे कारगर थी और यह हर व्यक्ति के कैरियर की हर अवस्था में कारगर होती है। मेरी सलाह के 2 हिस्से हैं। पहला, जैसा कि आप पहले नए काम में माहिर हो जाएं। अपने बॉस से कहें कि आप ज़्यादा जिम्मेदारी चाहते हैं। कहें कि आप इस संगठन में अधिकतम संभव योगदान देने का संकल्प कर चुके हैं और आप ज़्यादा जिम्मेदारी चाहेंगे जब भी ये उपलब्ध हो। जब मैंने एक बड़ी कंपनी के युवा एग्जीक्यूटिव के रूप में पहले पहल करना शुरू किया तो मेरे बॉस सिर हिलाकर मुस्कुराए और मेरी रुचि के लिए मुझे धन्यवाद दिया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कम से कम कुछ समय तक। हर कुछ दिन बाद मैं अपने बॉस को रिपोर्ट देता था और लौटते समय ये कह देता था कि मैं ज़्यादा जिम्मेदारी चाहता हूँ। आपको मौका मिलेगा। इसके कुछ सप्ताह बाद मेरे बॉस ने मुझे अध्ययन करने और मूल्यांकन करने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया। मैं उस पर ऐसे कूदा जैसे कोई कुत्ता हड्डी पर कूदता है और सरपट भागने लगा। मैंने दिन रात और पूरे वीकेंड में उस प्रोजेक्ट पर मेहनत की। मैंने शोध किया, विवरणों को क्रमबद्ध किया और एक रिपोर्ट तैयार करके एक प्रस्ताव बनाया। सोमवार की सुबह मैं प्रोजेक्ट पर पूरा प्रस्ताव तैयार करके अपने बॉस के पास पहुंच गया। जाहिर है वे इस पर हैरान हुए। उन्होंने कहा, कोई जल्दी नहीं थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 1-2 हफ्ते से पहले लौटोगे। मैंने उनकी चिंता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और उनसे कहा, जैसा आपसे कहा था, इस प्रोजेक्ट का मूल्यांकन पूरा हो गया है और मैं ज़्यादा जिम्मेदारी सचमुच पसंद करूँगा। उस प्रोजेक्ट के मूल्यांकन के बाद जल्दी परिस्थितियाँ बदलने लगी। 1 सप्ताह बाद मुझे एक और छोटा सा काम दिया गया जो मेरे कर्तव्यों के दायरे से बिल्कुल बाहर था। एक बार फिर मैंने उस काम को लपक लिया
और अपने पूर्ण योग्यता के अनुसार उसे फौरन पूरा कर लिया। 1-2 हफ्ते बाद बॉस ने मुझे एक और काम दिया और फिर 1 हफ्ते बाद एक और काम। हर मामले में चाहे काम जो भी हो, चाहे मैं उसके बारे में पहले से कुछ जानता हूँ या नहीं, तत्काल उस पर काम करने में जुट गया। अक्सर अपने खाली समय और वीकेंड्स में मैं उसे पूरा कर देता था और जल्दी से जल्दी बॉस के सामने परिणाम पेश कर देता था। अवसरों पर तेजी से काम करें। कैरियर में सफल होने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को मैं दूसरी सलाह ये देना चाहता हूँ कि एक बार जब आपको वो जिम्मेदारी मिल जाए जो आपने मांगी है, तो उसे फटाफट और अच्छी तरह पूरा कर दें और अपने बॉस के पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं। जैसे ये कोई हथगोला हो जिनकी पिन बाहर निकाल दी गई हो। तेजी से काम करें, देर ना करें। जब आप ज़्यादा जिम्मेदारी मांगते रहेंगे और उसे जल्दी से जल्दी पूरा कर देंगे, तो दूसरे लोगों पर आपकी बहुत सकारात्मक छाप पड़ेगी। जल्दी मेरे बॉस ने मुझे सबसे काम के आदमी के रूप में पहचान लिया। जब भी कोई चीज़ आती थी जिसे वे तत्काल करवाना चाहते थे, तो वे दूसरे एग्जीक्यूटिव के बजाय मुझे बुलाते थे, जबकि कुछ एग्जीक्यूटिव तो कई वर्षों से वहां काम कर रहे थे। जल्दी मैं संगठन में तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। अपने अवसर के लिए तैयार रहे। एक दिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। ये काम वैसा ही था जैसे मैच खत्म होने से ठीक पहले फुटबॉल का पास दे दिया जाए। मैं उसे लेकर तेजी से गोल की तरफ चल दिया। तेजी से काम करने और 1000 मील की उड़ान भरकर तथा दिन रात मेहनत करके मैंने एक फ्रॉड का पता लगा लिया और अपनी कंपनी के $2 मिलियन बचा लिए। अगर मैंने 2 दिन की भी देर की होती तो वह पैसा हमेशा के लिए चला जाता। उस सफलता के बाद बांध टूट गया। पहले तो मुझे एक अलाइनमेंट दिया गया और फिर एक नए डिवीज़न की जिम्मेदारी सौंपी गई और फिर दूसरे नए डिवीज़न की और फिर तीसरे डिवीज़न की। उस कंपनी में 2 साल काम करने के बाद ही मैं 3 डिवीज़न का प्रभारी बन गया था। मैं लगभग $50 बिलियन की बिजनेस गतिविधियां संचालित कर रहा था और 3 ऑफिसों में से 50 से ज़्यादा लोगों के स्टाफ का प्रबंधन कर रहा था। इस दौरान मेरे सहकर्मी ठीक 9 बजे आते थे, एक दूसरे के साथ आराम से लंच करते थे और बार में शराब पीने के लिए हर शाम 5 बजे ऑफिस छोड़कर चल देते थे। वे एक दूसरे से कहते थे मैं इसलिए तरक्की कर रहा था क्योंकि मैं खुशकिस्मत था या बॉस मुझे पसंद करते थे। उन्होंने कभी ज़्यादा जिम्मेदारी लेने या ज़्यादा तेज काम करने का महत्व सीखा ही नहीं। सफलता का रहस्य। अमेरिका के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट ने कई साल पहले रिटायर होते समय आयोजित डिनर में एक कहानी सुनाई। वे अमेरिका के सबसे सम्मानित व्यवसायियों में से एक थे। उन्होंने उच्च गुणवत्ता के काम की ऐसी छवि विकसित कर ली थी जिसके बारे में बिजनेस का हर व्यक्ति सपने देखता है। उन्होंने कहा कि जब वे युवावस्था में असफल और कुंठित थे तो उन्हें एक हाई स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पर एक भूरे लंच बैग पर एक कहावत लिखी। उस बुलेटिन बोर्ड के पास से गुजरते समय उन्होंने लंच बैग पर लिखे ये शब्द पढ़ लिए। वे शब्द थे, आपसे जितना काम करने की अपेक्षा की जाती है उसके बाद आप जितना ज़्यादा काम करते हैं उसी के अनुपात में जीवन में आपकी सफलता तय होगी। उन्होंने श्रोताओं को बताया कि इन शब्दों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। अपने कैरियर में उस वक्त तक उन्हें महसूस होता था अगर वे दूसरों की अपेक्षा मुताबिक और सौंपा गया काम कर रहे हैं तो इसकी इतना ही काफ़ी है। लेकिन उस बिंदु के बाद उन्होंने संकल्प किया कि उनसे जितने काम की उम्मीद की जाती है वे उससे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। उन्होंने संकल्प किया कि वे हमेशा 1 मील आगे तक जाएंगे और जितना भुगतान मिलता है उससे ज़्यादा काम करेंगे। उस दिन के बाद अपने बाकी कैरियर में वे थोड़ी ज़्यादा जल्दी उठे, थोड़ी ज़्यादा मेहनत की और देर तक रुककर काम किया। वे एक काम के दूसरे काम तक और एक ग्राहक से दूसरे ग्राहक तक ज़्यादा तेज़ी से गए। यही हमेशा होता है, वे जितनी तेज़ी से बढ़े उन्हें उतना ही अनुभव मिला। उन्हें जितना ज़्यादा अनुभव मिला वे अपने काम में उतना ही बेहतर बनते गए। वे जितने ज़्यादा बेहतर बनते गए उन्हें कम समय में उतने ही बेहतर परिणाम मिलते गए। कुछ ही समय में उन्हें ज़्यादा भुगतान मिलने लगा और उनकी ज़्यादा तरक्की होती गई। हमेशा अपेक्षा से ज़्यादा काम करने और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने के कारण वे अपने कैरियर में फास्ट ट्रैक पर पहुंच गए और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। जल्द ही उन्हें प्रमोशन देकर एक नए डिपार्टमेंट में भेज दिया गया, फिर एक नए उद्योग में रखा गया और जिम्मेदारी का नया क्षेत्र सौंपा गया। हर मामले में उनकी रणनीति एक ही थी, जितना भुगतान मिलता है उससे ज़्यादा करो, दूसरे जितनी उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा करो, 1 मील ज़्यादा चलो, व्यस्त रहो, चलते रहो, कर्म करो, समय बर्बाद मत करो। और उन्होंने दोबारा कभी मुड़कर नहीं देखा।
संस्थापक पितामह की दुनिया। थॉमस जेफरसन ने लिखा था, कभी भी आलस ना करने का संकल्प करो। अगर कोई व्यक्ति अपना समय बर्बाद ना करे तो उसे समय की कमी की शिकायत करने का मौका ही नहीं मिलेगा। यह आश्चर्यजनक है कितना कुछ किया जा सकता है बशर्ते हम हमेशा करते रहें। बाद में उन्होंने लिखा था, उगते सूरज ने जिंदगी में मुझे कभी बिस्तर पर नहीं देखा। समय तो हर हाल में गुजर जाएगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बिंदु है, समय तो हर हाल में गुजरने वाला है। आपकी जिंदगी के सप्ताह, महीने और बरस हर हाल में गुजरने वाले हैं। एकमात्र सवाल यह है, आप इस समय के साथ क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि दिन हर हाल में गुजरने वाला है तो क्यों ना थोड़ी जल्दी शुरू करें, थोड़ी ज़्यादा मेहनत से काम करें और थोड़ी ज़्यादा देर तक काम करें। क्यों ना खुद को देवदूतों के पाले में रखें, क्यों ना सबसे काम के आदमी या महिला की छवि बनाएं जिसकी तलाश हर व्यक्ति करे जब उसे किसी काम को फटाफट और अच्छी तरह करवाने की ज़रूरत हो। इससे आपका कैरियर इतने सर पर दौड़ने लगेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलते रहें और बढ़ते रहें। उच्च आमदनी की कुंजी सफलता का गति सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि आपको गति मोमेंटम में लाने में बहुत ऊर्जा की ज़रूरत होती है, लेकिन जब आप एक बार गति में आ जाते हैं तो उस गति को कायम रखने के लिए कम ऊर्जा की ज़रूरत होती है। यह गति सिद्धांत किसी अन्य चीज़ की तरह ही सफलता पर भी लागू होता है। सफल लोग व्यस्त होते हैं, वे जल्दी उड़ जाते हैं और चल देते हैं और पूरे दिन चलते रहते हैं। वे जितने भी समय काम करते हैं, सचमुच करते हैं, वे हमेशा गतिशील रहते हैं। अपने समय की योजना सावधानी से बनाएं। सफल लोग अपने दिनों और घंटों की योजना सावधानी से बनाते हैं। 15 मिनट की जितनी छोटी अवधि की भी। इस मुद्दे पर हुए हर अध्ययन में अनुशासित समय नियोजन और उच्च आमदनी में सीधा संबंध नजर आता है। हमारे समाज के सर्वोच्च भुगतान पाने वाले प्रोफेशनल्स, जिनमें से 25% अमेरिका के सेल्फ मेड मिलियनर्स हैं, वकील, डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वे सभी अपने समय का प्रबंधन अपने हर मुकदमे या हर रोगी पर खर्च हुए मिनटों के संदर्भ में करते हैं। जो लोग हमारे समाज में सबसे कम कमाते हैं, वे अपने समय के मामले में दिन, सप्ताह या महीने के संदर्भ में सोचते हैं। उन्हें अपने दिन का पहला आधा हिस्सा बर्बाद करने में कोई समस्या नहीं होती। वे ये कहकर इसे तर्कसंगत साबित करते हैं कि वे दोपहर में गति पकड़ लेंगे। कई बार ये लोग सप्ताह के पहले 2 दिन बर्बाद कर देते हैं और सोचते हैं वे सप्ताह के बाकी दिनों में रफ्तार पकड़ लेंगे। कई बार तो वे यही सोचकर महीने के पहले 1-2 हफ्ते बर्बाद कर देते हैं। मासिक लक्ष्यों का घातक दोष। मैं कई वर्षों से असंख्य सेल्स संगठनों के साथ काम कर रहा हूँ। इन संगठनों के पूरे 80% सेल्स पीपल मासिक लक्ष्यों पर काम करते हैं। नतीजा ये होता है वे महीने के पहले 3 हफ्ते चैन की बंसी बजाते हैं और फिर आखिरी हफ्ते में अचानक तूफानी गतिविधि में जुट जाते हैं। हताशा से काम करने लगते हैं ताकि अपना कोटा पूरा करने के लिए पर्याप्त बिक्री कर लें। लेकिन शीर्षस्थ लोग ऐसा नहीं करते। शीर्षस्थ लोग महीने के पहले दिन भी उतनी ही एकाग्रता और शिद्दत से काम करते हैं जितना उन्होंने पिछले महीने के आखिरी दिन किया था। वे मैराथन दौड़ने वाले की तरह लगातार भागते रहते हैं। वे सुबह 7 या 7:30 बजे अपने गाड़ी के एक्सीलेटर पर पैर रख देते हैं। वे बाकी किसी से भी पहले शुरू करके सुबह के ट्रैफिक को हरा देते हैं और देर रात काम करके शाम के ट्रैफिक को भी हरा देते हैं, क्योंकि बाकी सभी तेजी से भागने के लिए फ्री वे पर पहुंच जाते हैं। सतत ऊर्जा उत्पन्न करें। मानसिक और शारीरिक रूप से आप जितनी ज़्यादा तेजी से चलते हैं, आपके पास उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा होती है। आप जितनी ज़्यादा तेजी से चलते हैं, आप उतने ही ज़्यादा खुश और उत्साही, रचनात्मक बनते हैं। आप जितनी ज़्यादा तेजी से चलते हैं, आप उतना ही ज़्यादा काम कर लेते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा भुगतान मिलता है और आप उतने ही ज़्यादा सफल महसूस करते हैं। गति सिद्धांत को अपने जीवन पर भी लागू करें। एक बार जब आप शुरू हो जाएं तो फिर लगातार बढ़ते रहें। समय प्रबंधन विशेषज्ञ एलन लैकिन ने कहा था, तेज गति सफलता के लिए अनिवार्य है। टॉम पीटर्स ने कहा था, सभी सफल लोगों में कर्म की प्रवृत्ति होती है। ज़्यादा काम करवाने की कुंजी यह है कि आप अपना सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और फिर तत्कालिकता के एहसास के साथ उस पर जुट जाए। यही सफलता रोच उपलब्धि की असली कुंजी है। यहाँ पर चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 21। सफल होने तक जुटे रहें। परिश्रम और योग्यता से लगभग हर काम संभव है। महान काम शक्ति से नहीं, लगन से होते हैं। इसे कहा है सैमुअल जॉनसन ने। अपने जीवन के हर महान सफलता लगन का परिणाम है। आप क्या चाहते हैं, आप में यह फैसला लेने की योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद आप काम शुरू कर देते हैं
और फिर तमाम बाधाओं और मुश्किलों के बावजूद आप तब तक जुटे रहते हैं जब तक कि अपने लक्ष्यों को हासिल ना कर लें। यही आपकी सफलता तय करने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और लगन का दूसरा पहलू है साहस। शायद आप जीवन में जिस सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेंगे वह है डर पर विजय पाना और साहस की आदत विकसित करना। विंस्टन चर्चिल ने लिखा था, साहस को सबसे अग्रणी गुण माना गया है और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी सभी गुण इसी पर निर्भर करते हैं। डर पर विजय। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमेशा रहा है। जब फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा था हमें सिर्फ एक ही चीज से डरना चाहिए और वह है स्वयं डर, तो वे कह रहे थे कि जिस चीज से हम डर रहे हैं उस वास्तविक चीज के बजाय डर की भावना के कारण तनाव, दबाव और दुख पैदा होता है। जब आप साहस और अडिग आत्मविश्वास की आदत विकसित कर लेते हैं तो आपके लिए संभावनाओं का एक बिल्कुल नया संसार खुल जाता है। जरा सोचें, अगर आपको पूरी दुनिया में किसी भी चीज का डर ना हो तो आप कौन से सपने देखने या क्या बनने और करने की हिम्मत कर सकते हैं। आप हर जरूरी चीज सीख सकते हैं। सौभाग्य से सफलता के हर कौशल की तरह ही साहस की आदत भी सीखी जा सकती है। ऐसा करने के लिए आपको अपने डर पर विजय हासिल करने की मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको वैसा साहस और आत्मविश्वास पैदा करने के लिए भी मेहनत करनी होगी जो आपको जीवन के अनिवार्य उतार चढ़ावों के बावजूद बेधड़क काम करने में समर्थ बनाए। सिंडिकेटेड कॉलमिस्ट एन लैंडर्स ने लिखा था, अगर मुझसे पूछा जाए कि पूरा इंसानियत के लिए मेरे हिसाब से सबसे उपयोगी सिर्फ एक सलाह कौन सी है, तो वो यह है, मुश्किल को जीवन का अनिवार्य हिस्सा मानकर इसकी उम्मीद करें और जब यह आए तो अपना सर ऊंचा रखें। इससे नजरें मिलाकर कहें, मैं तुमसे ज़्यादा बड़ा हूँ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। यही नजरिया विजय की ओर ले जाता है। डर के कारण और उपचार। डर से उबरने और साहस विकसित करने का शुरुआती बिंदु यह है कि सबसे पहले उन तत्वों पर गौर करें जिनके कारण हमने डरने की प्रवृत्ति होती है। जैसा कि हम जानते हैं, डर की जड़ें हमारे बचपन की कंडीशनिंग में मौजूद होती हैं। आमतौर पर एक या दोनों अभिभावकों द्वारा की गई विनाशकारी आलोचना। इससे दो प्रकार के डर का अनुभव होता है। पहला तो असफलता का डर है, जिसके कारण हम ये सोचने लगते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। और दूसरा है अस्वीकृति का डर, जिसके कारण हम ये सोचने लगते हैं मुझे ये करना होगा, मुझे ये करना होगा, मुझे ये करना होगा। इन दो डरों के कारण हमें अपना पैसा या समय या किसी संबंध में भावनात्मक निवेश खोने का डर होता है। हम दूसरों की राय और संभावित आलोचना के बारे में जरूरत से ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। कई बार तो यहाँ तक कि हम ऐसे डर हर चीज़ के बारे में घबराते हैं जिसे कोई दूसरा नापसंद कर सकता हो। हमारे डर हमें पंगु बना देते हैं। वे हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की दिशा में सृजनात्मक काम करने से रोकते हैं। हम झिझकते हैं, अनिर्णय के शिकार हो जाते हैं, टाल मटोल करते हैं, बहाने बनाते हैं और देरी के कारण खोजते हैं और फिर अंत में कुंठित महसूस करते हैं। हम मुझे करना होगा लेकिन मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकता लेकिन मुझे करना होगा के दोहरे दुष्चक्र में फंस जाते हैं। डर और अज्ञान एक साथ चलते हैं। डर अज्ञान के कारण भी हो सकता है। जब हमारे पास सीमित जानकारी होती है तो हम अपने कामों के परिणाम के बारे में तनावग्रस्त और असुरक्षित हो सकते हैं। अज्ञान के कारण हम परिवर्तन से घबराते हैं, अज्ञान या अनजान चीज़ों से डरते हैं और किसी भी नई या भिन्न चीज़ की कोशिश करने से भयभीत होते हैं। लेकिन इसका उल्टा भी सच है। किसी खास क्षेत्र में ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने और अनुभव से हमें उस क्षेत्र में ज़्यादा साहस और आत्मविश्वास मिलता है। आपके जीवन में ऐसे हिस्से होंगे जहां आपको जरा भी डर नहीं लगता होगा, क्योंकि आपने उस क्षेत्र में महारत हासिल कर रही है, जैसे कार चलाना, स्काइंग करना या बेचना और प्रबंधन करना। आपके ज्ञान और अनुभव के कारण आप उस चीज़ से निपटने में पूरी तरह सक्षम महसूस करते हैं। चाहे जो हो जाए, आपको कोई डर नहीं होता। थकान हम सभी को कायर बना देती है। डर पैदा करने वाली एक और वजह बीमारी या थकान है। जब हम थक जाते हैं या बीमार हो जाते हैं या शारीरिक दृष्टि से फिट नहीं होते तो हम में डर और शंका की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है। दूसरी तरफ जब हम स्वस्थ, खुश और ऊर्जावान महसूस करते हैं तो हम में यह प्रवृत्ति कम होती है। कई बार आप एक रात अच्छी दिन लेकर या पर्याप्त लंबी छुट्टी मनाकर ही अपने मानसिक और भावनात्मक बैटरियों को पूरी तरह रिचार्ज कर सकते हैं। इतने से ही खुद के और अपनी संभावना के प्रति आपका नज़रिया पूरी तरह बदल सकता है। आराम और विश्राम करने के से साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। डर सबको लगता है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सभी बुद्धिमान लोग किसी न किसी चीज़ से डरते हैं। अपने शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक बचाव के बारे में
परवाह करना स्वाभाविक और सामान्य है। साहसी व्यक्ति वो नहीं है जिसे डर ना लगता हो। जैसे कि मार्क ट्वेन ने कहा था, साहस डर का प्रतिरोध है, डर पर विजय है, डर की अनुपस्थिति नहीं है। बात ये नहीं है कि आप डरते हैं या नहीं, हम सभी डरते हैं। सबका सवाल है आप डर से निपटते कैसे हैं। साहसी व्यक्ति हमेशा ये वो होता है जो हार के बावजूद आगे बढ़ता है। और इस बारे में मैंने यह चीज़ सीखी है, जब आप अपने डरों का सामना करते हैं और उस चीज़ की तरफ बढ़ते हैं जिससे आपको डर लगता है, तो आपके डर कम हो जाते हैं और साथ ही आपका आत्मसम्मान व आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। बहरहाल जिस चीज़ से आप डरते हैं, जब आप उससे कतराते हैं तो आपका डर बढ़ने लगता है, जब तक कि वे आपके जीवन के हर पहलू को नियंत्रित नहीं कर लेते हैं। जब आपका डर बढ़ते हैं तो आपका आत्मसम्मान और आत्मविश्वास घटने लगता है। जैसा कि अभिनेता ग्लेन फोर्ड ने एक बार कहा था, आप जिस चीज़ से डरते हैं अगर आप उसे ना करें तो डर आपके जीवन पर नियंत्रण कर लेता है। अपने डरों का विश्लेषण करें। जब आप डर पैदा करने वाले तत्वों को पहचान लें तो डर से उबरने का अगला कदम अपने व्यक्तिगत डरों को निष्पक्षता से पहचानने, परिभाषित करने और विश्लेषण करने का समय निकालना है। एक कागज पर यह सवाल लिख लें, मैं किस चीज़ से डरता हूँ। इस सूची में हर छोटे बड़े डर को लिख लें जिसके कारण आपको कभी चिंता या तनाव हुआ हो। शुरुआत अपने सबसे सामान्य डरों से करें। असफलता का डर या नुकसान का डर या अस्वीकृति या आलोचना का डर। असफलता का डर कुछ लोगों पर इतना ज़्यादा हावी हो जाता है कि वे अपनी गलतियों को छिपाने या तार्किक साबित करने में बहुत सारी ऊर्जा बर्बाद कर देते हैं। वे गलती करने के विचार को बर्दाश्त नहीं कर पाते। बाकी लोगों पर अस्वीकृति का डर हावी हो जाता है। वे इस बारे में बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं कि वे और उनके काम दूसरों को कैसे लगते हैं। इस वजह से उनमें आत्मनिर्भरता से काम करने की योग्यता ही नहीं होती। जब तक उन्हें पूरा यकीन न हो जाए कि हर व्यक्ति उनकी प्रशंसा करेगा, तब तक वे कुछ भी करने से कतराते हैं। अपने डरों की प्राथमिकता तय करें। जब आप अपने डर की सूची बना लें जो आपको सूची और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है, तो इसके बाद उन्हें महत्व के क्रम में जमा लें। आप जो डर महसूस करते हैं उनमें से कौन सा डर आपकी सोच पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है, यह वह आपको अन्य किसी डर से ज़्यादा पीछे रोके रखता है। कौन सा डर दूसरे नंबर पर है, कौन सा तीसरे सबसे बड़ा डर है, और आगे भी इसी तरह। अपने सबसे प्रबल डर के संदर्भ में इन 3 सवालों के जवाब लिख लें। पहला, यह डर मुझे जीवन में पीछे कैसे रोकता है। दूसरा, यह डर मेरी मदद कैसे करता है, या अतीत में इस डर ने मेरी मदद कैसे की है। तीसरा, इस डर को ख़त्म करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। कुछ साल पहले मैंने अभ्यास किया और मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरा सबसे बड़ा डर गरीबी का था। मैं इस बात से डरता था कि मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहेगा, मैं दिवालिया हो जाऊंगा, शायद दिनहीन भी। मैं जानता था कि हर डर की जड़ें मेरे बचपन में थीं, क्योंकि मेरे माता पिता मंदी के दौरान बड़े होने की वजह से हमेशा पैसे की चिंता करते रहते थे। जब मैं 20 से 30 साल की उम्र के बीच कई बार कंगाल हुआ तो मेरा यह डर ज़्यादा प्रबल हो गया। मैं इस डर की जड़ों को तटस्थता से समझ सकता था, लेकिन इसके बावजूद इसका मुझ पर मजबूत पकड़ थी। हालांकि मेरे पास अपनी सारी ज़रूरतों के लिए पर्याप्त पैसा था, लेकिन फिर भी यह डर मौजूद था। यह डर मुझे जीवन में पीछे कैसे रोकता है। इस पहले सवाल का जवाब था, यह मुझे आर्थिक जोखिम लेने के बारे में तनावग्रस्त बना देता था। इससे मैं रोजगार के मामले में बहुत सुरक्षित खेलने लगता था और इस वजह से मैं अवसर के बजाय सुरक्षा का चुनाव करता था। यह डर मेरी मदद कैसे करता है। इस दूसरे सवाल का मेरा जवाब ये था कि गरीबी के डर से बचने के लिए मैंने आम आदमी से ज़्यादा देर तक और ज़्यादा कड़ी मेहनत करने की आदत विकसित कर ली थी। मैं ज़्यादा महत्वाकांक्षी और संकल्पवान था। मैं पैसे की बनाने और निवेश करने के तरीकों के बारे में अध्ययन करने और सीखने में आम आदमी से ज़्यादा समय लगाता था। दरअसल गरीबी का डर मुझे वित्तीय स्वतंत्रता की ओर बढ़ा रहा था। फिर मैंने तीसरे सवाल का जवाब दिया, इस डर को ख़त्म करने से मुझे क्या फ़ायदा होगा। मैंने तत्काल देख लिया कि अगर मुझे यह डर ना हो तो मैं ज़्यादा जोखिम ले सकता हूँ। मैं ज़्यादा आक्रामकता से अपने आर्थिक लक्ष्यों का पीछा करूँगा। मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकता हूँ और करूँगा, और मैं बहुत ज़्यादा खर्च करने या कम पैसे होने के बारे में इतना तनाव या चिंता महसूस नहीं करूँगा। ख़ास तौर पर मैं हर चीज़ की कीमत की ज़्यादा परवाह नहीं करूँगा। इस तरह से अपने सबसे बड़े डर का निष्पक्ष विश्लेषण करके मैंने इसे
खत्म कर दिया। आप भी बिल्कुल ऐसा ही कर सकते हैं। अभ्यास अस्थायी बन जाता है। आप साहस और आत्मविश्वास भरे व्यवहार के अनुरूप काम करके साहस विकसित करने और डर खत्म करने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। जिस भी चीज का आप बार बार अभ्यास करते हैं वो अंततः आदत बन जाती है। जब भी साहस की जरूरत हो तो आप साहसिक व्यवहार करके उसे विकसित कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ गतिविधियां दी जा रही है जिनका अभ्यास करके आप साहस की आदत डाल सकते हैं। साहस का पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रकार है विश्वास के साथ शुरू करने या कदम उठाने का साहस। ये किसी नई या अलग चीज को आजमाने का साहस है। सफलता की गारंटी के बिना आरामदेह दायरे से बाहर निकलने का साहस। पहले मैंने बैप्सन कॉलेज के डॉक्टर रॉबर्ट रॉनस्टेड का जिक्र किया था, जिन्होंने कई सालों तक उद्यमिता सिखाई थी। उन्होंने अपने क्लास के लोगों के अध्ययन में पाया कि दरअसल सिर्फ 10% ने अपना बिजनेस शुरू किया और जीवन में सफलता पाई। सफल ग्रेजुएट्स में एक गुण आम था, वे अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में लगातार बात ही नहीं करते थे, वे तो उसे सचमुच शुरू करना चाहते थे। शुरू करने का साहस। उन्होंने गलियारा सिद्धांत खोजा, जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। जब ये लोग अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो गलियारों में चलते वक्त उनके लिए दरवाजे खुलते चले गए। अगर वे आगे नहीं बढ़ते तो उन्हें दरवाजे नहीं दिखते। ये पता चला कि उद्यमिता के पाठ्यक्रम के जिन ग्रेजुएट्स ने सीखी हुई बातों पर अमल नहीं किया था, वे शुरू करने से पहले सभी चीज़ों के में बिल्कुल सही होने का अब भी इंतजार कर रहे थे। वे अनिश्चितता के गलियारे में काम शुरू करने के अनुत्सुक थे, जब तक कि उन्हें पूरा विश्वास न हो जाए कि वे शर्तिया सफल हो जाएंगे। एक ऐसी चीज जो ना तो कभी भी ना होगी। भविष्य जोखिम लेने वालों का है, भविष्य सुरक्षा खोजने वालों का नहीं है, ये तो जोखिम लेने वालों का है। जिंदगी इस अर्थ में विकृत है कि आप जितना ज़्यादा सुरक्षा चाहेंगे आपको ये उतना ही कम मिलेगी, लेकिन आप जितने ज़्यादा अवसर चाहेंगे इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना है कि आपको मनचाही सुरक्षा मिल जाएगी। जब भी आप डर या चिंता महसूस करें और आपको बाधाओं व विपत्तियों के सामने डटे रहने का साहस बढ़ाने की ज़रूरत हो तो अपना ध्यान अपने लक्ष्यों की ओर मोड़ लें। उस व्यक्ति की स्पष्ट मानसिक तस्वीर बनाएं जैसा कि आप बनना चाहते हैं। उस तरीके से प्रदर्शन करने की मानसिक तस्वीर बनाएं जैसा आप करना चाहते हैं। डर के विचारों के साथ कुछ भी गलत नहीं है, बशर्ते आप उन्हें साहस और आत्मविश्वास के विचारों से संतुलित कर लें। आप जिस भी चीज़ पर विचार करते हैं वो बढ़ती है, इसलिए सतर्क रहें। डर पर विजय पाना और साहस बढ़ाना सुखी सफल जीवन की अनिवार्य शर्त है। साहस की आदत डालने के संकल्प के साथ आप अंततः उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे जहां आपके डर निर्णय लेने में प्रमुख भूमिका नहीं निभाएंगे। आप बड़े चुनौतीपूर्ण रोमांचक लक्ष्य तय करेंगे और आपको विश्वास होगा कि आप उन्हें हासिल कर सकते हैं। आप शांति और आत्मविश्वास के साथ हर स्थिति से निपट सकेंगे। कुंजी है साहस। महारथियों से सीखें। क्या हो अगर आप हमारे समाज के सबसे सफल लोगों में से किसी एक के साथ बैठ सकें और सफलता के वे सारे सबक सीख सकें जिन्हें बटोरने में उसे पूरा जीवन लग गया। क्या इससे आपको ज़्यादा सफल बनने में मदद मिलेगी? क्या हो अगर आप इतिहास के अब तक के सबसे सफल 100 लोगों के साथ बैठ सकें और सफलता के उनके नियम, उनके सबक और उनके रहस्य सीख सकें? क्या इससे आपको अपने जीवन में ज़्यादा सफल बनने में मदद मिलेगी? क्या हो अगर आप 1000 बेहद सफल लोगों के साथ बैठ सकें, 2000 या 2000, 3000 सफल लोगों के साथ बैठ सकें? कर्म ही सब कुछ है। आपका जवाब शायद ये होगा कि इन बेहद सफल लोगों के साथ समय बिताने और लक्ष्य हासिल करने के बारे में वो सबक सीखने से जो उन्होंने सीखे थे आपको बहुत मदद मिलेगी। बहरहाल सच्चाई ये है कि इस सारी सलाह और ज्ञान से आपको कोई भला नहीं होगा जब तक कि आप सीखी हुई बातों पर अमल नहीं करेंगे। अगर सफलता के बारे में सीखना है, जिंदगी में महान काम करने के लिए सब कुछ होता तो आपकी सफलता की गारंटी पक्की होती। पुस्तकों की दुकानें सेल्फ हेल्प पुस्तकों से भरी हुई है, जिनमें से हर एक में ऐसे विचार दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल करके आप ज़्यादा सफल हो सकते हैं। बहरहाल सच तो यह है कि दुनिया की सारी सर्वश्रेष्ठ सलाहें भी आपकी मदद सिर्फ तभी करेंगी जब आप अपने लक्ष्यों की दिशा में लगनशील सतत कर्म करने के लिए खुद को तब तक प्रेरित कर सकें जब तक कि आप सफल हो न जाएं। इस पुस्तक के विचारों को पढ़ने का परिणाम शायद ये होगा कि आपको इस बारे में कुछ विशिष्ट निर्णय ले लिए होंगे कि आप कौन से चीज़ें ज़्यादा करेंगे और कौन से कम। आपने अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में कुछ लक्ष्य तय कर लिए होंगे और अपने
संकल्प कर लिए होंगे जिन पर अमल करने के लिए आप बेकरार होंगे। आपके भविष्य के लिए अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आप वो करेंगे जिसे करने का आपने संकल्प किया है। आत्मानुशासन ही मूल गुण है। सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण आत्मानुशासन है। आत्मानुशासन का मतलब यह है आप में आपकी चारित्रिक शक्ति और इच्छा शक्ति के आधार पर वो करने की योग्यता है जो आपको करना चाहिए जब आपको करना चाहिए, चाहे इसे करने का मूड हो या ना हो। चरित्र का अर्थ है किसी संकल्प पर तब भी अमल करने की योग्यता जब उस संकल्प को करने वाले पल का उत्साह खत्म हो चुका हो। आप जो सीखते हैं उससे आपका भविष्य तय नहीं होता। भविष्य तय करने वाली चीज तो यह है कि आप बार बार कीमत चुकाने के लिए खुद को अनुशासित कर सकते हैं या नहीं, जब तक कि आखिरकार उद्देश्य हासिल ना हो जाए। आपको लक्ष्य तय करने और उनकी उपलब्धि की योजनाएं बनाने के लिए आत्मानुशासन की जरूरत है। आपको नई जानकारी के साथ अपनी योजनाएं लगातार दोबारा बनाने के आत्मानुशासन की जरूरत है। आपको आत्मानुशासन की जरूरत है ताकि आप अपने समय का अच्छा इस्तेमाल करें और हमेशा उस एक सबसे महत्वपूर्ण काम पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आपको उस पल करने की जरूरत है। आपको हर दिन खुद में निवेश करने, खुद को व्यक्तिगत और व्यावसायिक दृष्टि से आगे बढ़ाने के आत्मानुशासन की जरूरत है। आपको आवश्यक चीजें सीखने के आत्मानुशासन की जरूरत है ताकि आप अपनी समुचित संभावित सफलता का अध्ययन कर सकें। आपको संतुष्टि में विलंब करने और पैसा बचाने के आत्मानुशासन की जरूरत है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित करने की जरूरत है ताकि आप अपने कामकाजी जीवन में वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकें। आपको आत्मानुशासन की जरूरत है ताकि आप अपने विचार, अपने लक्ष्यों और सपनों पर कायम रख सकें तथा उन्हें अपनी शंकाओं और डर को दूर रख सकें। आपको आत्मानुशासन की जरूरत है ताकि आप हर मुश्किल पर सकारात्मक और सृजनात्मक प्रतिक्रिया कर सकें। लगन सक्रिय आत्मानुशासन है। शायद आत्मानुशासन का सबसे महत्वपूर्ण प्रदर्शन मुश्किल परिस्थितियों में आपकी लगन का स्तर है। लगन सक्रिय आत्मानुशासन है। लगन इंसान के चरित्र का सच्चा पैमाना है। दरअसल आपकी लगन ही आपके आत्मविश्वास और सफलता की आपकी क्षमता का असली पैमाना है। जब आप विपत्ति और निराशा के बीच भी लगन से जुटे रहते हैं तो हर बार आप लगन की अपनी आदत को और मजबूत कर लेते हैं। आप अपने चरित्र और व्यक्तित्व में गर्व, शक्ति और आत्मसम्मान विकसित कर लेते हैं। आप ज़्यादा सशक्त और संकल्पवान बन जाते हैं। आप आत्मानुशासन और व्यक्तिगत शक्ति के स्तर को दोबारा गहरा कर लेते हैं। आप सफलता का लौह गुण विकसित कर लेते हैं जो आपको आगे बढ़ाएगा और हर उस विपत्ति के पार ले जाएगा जो जीवन आपकी राह में फेंक सकता है। इतिहास में सफलता का आम गुण। मानव इतिहास लगन की विजय कहानी है। हर महान व्यक्ति को सफलता और उपलब्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचने से पहले जबरदस्त मुश्किलों और संकटों को झेलना पड़ा। उनकी सहन शक्ति और लगन ने ही उन्हें महान बनाया। विंस्टन चर्चिल को कुछ लोग 20वीं सदी का महानतम राजनेता मानते हैं। जीवन भर अपने साहस और लगन के कारण वे सम्मानित रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे स्याह घंटों के दौरान जब जर्मन सेना ब्रिटेन पर बमबारी कर रही थी और इंग्लैंड अकेला खड़ा था तो चर्चिल की संकल्पवान बुलडॉग जैसी लगन ने पूरे देश को उस विपत्ति से जूझने के लिए प्रेरित किया जो कई लोगों को अपरिहार्य पराजय लग रही थी। जॉन एफ कैनेडी ने उनके भाषणों के बारे में कहा है, चर्चिल ने अंग्रेजी भाषा की सेना बनाकर उसे युद्ध में भेज दिया। लगन के सबसे महान भाषणों में से एक चर्चिल का राष्ट्र के नाम संदेश था जो उन्होंने 4 जून 1940 को दिया था। यह भाषण इन शब्दों के साथ खत्म हुआ, हम ना तो झुकेंगे ना ही असफल होंगे। हम फ्रांस में लड़ेंगे, हम समुद्रों और महासागरों में लड़ेंगे, हम बढ़ते विश्वास और बढ़ते शक्ति के साथ हवा में लड़ेंगे। हम अपने टापू की रक्षा करेंगे, चाहे हमें इसकी जो भी कीमत चुकानी पड़े। हम इसके तटों की रक्षा करेंगे, हम जमीन पर लड़ेंगे, हम मैदानों और सड़कों पर लड़ेंगे, हम पहाड़ियों पर लड़ेंगे, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बाद के वर्षों में चर्चिल अपने पुराने स्कूल के क्लास को संबोधित करने गए। उनसे अनुरोध किया गया कि वे वहां मौजूद लड़कों को बताएं कि जीवन में उनकी महान सफलता का रहस्य क्या था। वे सभा के सामने खड़े हुए, अपनी छड़ी पर ताकत डालते हुए और थोड़ा कांपते हुए झुके और फिर बुलंद आवाज में बोले, मैं अपने जीवन का सबक 6 शब्दों में संक्षेप में बता सकता हूँ। कभी 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 हार मत मानो। सफलता की आपकी गारंटी।
जो चर्चिल ने पाया है और जो अपने लक्ष्यों की ओर आगे तथा ऊपर बढ़ते समय आप पाएंगे वो यह है, लगन का गुण इस बात की गारंटी देता है कि आप अंततः जीतेंगे। राष्ट्रपति कैल्विन कुलिज इतना कम बोलते थे कि उन्हें साइलेंट कैल का नाम दिया गया था। उन्होंने इस विषय पर इतिहास के यादगार शब्द कहे। उन्होंने लिखा है, जुटे रहो। दुनिया में कोई भी चीज लगन की जगह नहीं ले सकती, योग्यता नहीं ले सकती। योग्यता वाले असफल व्यक्तियों से ज्यादा आम कुछ नहीं है। प्रतिभा नहीं ले सकती, अपुरस्कृत प्रतिभाशाली लोग बहुत मिलते हैं। शिक्षा के लिए नहीं ले सकती, दुनिया शिक्षित अपराधियों से भरी पड़ी है। लगन और संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। लगन सफलता की निशानी है। अजय इच्छा शक्ति और अटल लगन सफल व्यवसायियों और उद्यमियों की पहचान होती है। 1895 में अमेरिका भयंकर मंदी की चपेट में था। मिडवेस्ट में रहने वाले एक व्यक्ति ने इस मंदी में अपना होटल गंवा दिया। फिर उसने दूसरों को प्रेरित करने के लिए पुस्तक लिखने का फैसला किया ताकि वह देश के सामने मौजूद मुश्किलों को बता सके। उस व्यक्ति का नाम ऑरिसन स्वेट मॉडर्न था। उन्होंने एक अस्तबल के ऊपर एक कमरा किराए पर लिया और साल भर तक दिन रात एक पुस्तक पर काम करते रहे, जिसे उन्होंने पुशिंग टू द फ्रंट नाम दिया। एक रात उन्होंने आखिरकार अपने पुस्तक का आखिरी पन्ना पूरा कर लिया। वे थके हुए और भूखे थे, इसलिए डिनर करने के लिए थोड़े दूर बने एक छोटे कैफे में चले गए। वे 1 घंटे तक बाहर रहे। इस दौरान अस्तबल में आग लग गई। जब तक वे लौट कर आए 800 से ज़्यादा पन्नों की उनकी पूरी पांडुलिपि स्वाहा हो चुकी थी। बहरहाल पूरे आंतरिक मनोबल को बटोर कर वे दोबारा बैठे और 1 साल की मेहनत करके उस पुस्तक को दोबारा लिखा। जब पुस्तक पूरी हुई तो वे उसे लेकर कई प्रकाशकों के पास गए। बहरहाल किसी भी प्रकाशक ने उस वक्त प्रेरक पुस्तक छापने में दिलचस्पी नहीं ली, क्योंकि देश मंदी और बेरोजगारी की चपेट में था। फिर वे शिकागो रहने चले गए और नौकरी करने लगे। एक दिन उन्होंने एक दोस्त के सामने अपने पांडुलिपि का जिक्र किया। वो दोस्त एक प्रकाशक को पहचानता था और उसने इसे प्रकाशित करवाने की कोशिश की। पुशिंग टू द फ्रंट प्रकाशित हुई और देश की नंबर 1 बेस्ट सेलर बन गई। पुशिंग टू द फ्रंट के बारे में अमेरिका के अग्रणी बिजनेस पीपल और राजनेताओं का मानना है कि यही पुस्तक अमेरिका को 20वीं सदी में लेकर आई। इसने देश भर के निर्णय लेने वालों के दिमाग पर जबरदस्त असर डाला और ये व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में महानतम क्लासिक बन गई। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन और जेपी मॉर्गन जैसे दिग्गजों ने इस पुस्तक को पढ़ा और इसे प्रेरणा पाई। 2 अनिवार्य गुण। ऑरिसन स्वेट मॉडर्न अपने पुस्तक में कहते हैं कि सफलता की 2 अनिवार्य आवश्यकताएं हैं। पहली है इस तक पहुंचने का संकल्प और दूसरी है इससे चिपके रहने की आदत। उन्होंने लिखा था, नहीं, उस व्यक्ति के लिए कोई असफलता नहीं है जिसे अपनी शक्ति का एहसास है, जो कभी हारना नहीं जानता। संकल्पवान प्रयास, अजय इच्छा शक्ति के लिए कोई असफलता नहीं है। उस व्यक्ति के लिए कोई असफलता नहीं है जो हर बार गिरने के बाद उठ खड़ा होता है, जो रबड़ की गेंद की तरह गिरकर उछलता है, जो तभी जुटा रहता है जब बाकी हर व्यक्ति हार मान लेता है, जो तभी जुटा रहता है जब बाकी हर व्यक्ति अपनी पीठ मोड़ लेता है। कन्फ्यूशियस ने 4000 साल पहले कहा था, हमारा महानतम गौरव कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार उठ खड़े होने में है। दुनिया के शुरुआती हैवीवेट बॉक्सिंग चैंपियन जेम्स जे कॉर्बेट ने कहा था कि आप एक और राउंड लड़कर चैंपियन बनते हैं। जब चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं तो आप एक और राउंड लड़ते हैं। योगी बेरा ने यह कहा था, कोई चीज़ तब तक खत्म नहीं होती जब तक ये आपकी इच्छा अनुसार खत्म ना हो। और सच्चाई यह है, जब तक आप जुटे रहते हैं तब तक संघर्ष खत्म नहीं होता। अल्बर्ट हवार्ड ने लिखा था, कोशिश छोड़ने के सिवाय और कोई असफलता नहीं है। अंदरूनी हार के अलावा कोई हार नहीं है। कोई भी बाधा ऐसी नहीं है जिसे पार ना किया जा सके, सिवाय उद्देश्य की आंतरिक कमजोरी को छोड़कर। विंस लॉम्बार्डी ने कहा था, मुद्दा ये नहीं है कि आप कभी गिरते हैं या नहीं, मामला तो यह है कि आप दोबारा खड़े होते हैं। इन सभी सफल लोगों ने यह सीख लिया था कि महान लक्ष्यों और उद्देश्यों को हासिल करने के लिए लगन का गुण कितना महत्वपूर्ण है। सफल लोगों में अविश्वसनीय लगन होती है। वे मैदान छोड़ने से इनकार कर देते हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियां कैसी भी हों। जो एक गुण पूरी तरह सफलता की गारंटी देता है, चाहे बिजनेस में हो, दौलत के संग्राम में हो या जीवन में हो, वो है अजय इच्छा शक्ति और काम में जुटे रहने की इच्छा। वो भी तब जब आपके भीतर की हर चीज़ रुकना चाहे, आराम करना चाहे,
पीछे लौटना चाहे और कोई दूसरा काम करना चाहे। लगन आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। शायद आपकी सबसे बड़ी संपत्ति किसी दूसरे से ज़्यादा समय तक जुटे रहने की योग्यता है। फोर्ब्स मैगजीन के संस्थापक बीसी फोर्ब्स ने मंदी के सबसे स्याह दिनों में इसे एक बड़ा प्रकाशन बनाया। उन्होंने लिखा था, इतिहास ने साबित कर दिया है कि सबसे उल्लेखनीय विजेताओं को आमतौर पर जीत से पहले दिल तोड़ने वाली बाधाओं का सामना करना पड़ा। वे इसलिए जीते क्योंकि उन्होंने अपनी पराजय पर हताश होने से इनकार कर दिया। जॉन डी रॉकफेलर इस वक्त दुनिया का सबसे अमीर सेल्फ मेड व्यक्ति थे। उन्होंने लिखा था, मैं नहीं सोचता कि किसी भी तरह की सफलता पाने के लिए कोई दूसरा गुण लगन से ज़्यादा अनिवार्य है। यह लगभग हर चीज़ को जीत सकता है, प्रकृति को भी। कॉनरेड हिल्टन ने एक सपने और लुबाक टेक्सास के एक छोटे होटल से शुरुआत की और बाद में उसे दुनिया के सबसे सफल होटल कॉरपोरेशन में एक बना दिया। उन्होंने कहा था, सफलता कर्म से जुड़ी है। सफल लोग चलते रहते हैं, वे गलतियां करते हैं लेकिन मैदान नहीं छोड़ते। थॉमस एडिसन आविष्कारों के इतिहास में सबसे असफल व्यक्ति थे और सबसे सफल भी। वे 20वीं सदी के किसी अन्य आविष्कारक से ज़्यादा प्रयोगों में असफल रहे। उन्होंने अपने युग के किसी भी अन्य आविष्कारक की तुलना में ज़्यादा सफल प्रयोग भी किए और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए उन्हें सबसे ज़्यादा पेटेंट मिले। उन्होंने अपना दर्शन इन शब्दों में बताया है, जब मैं पूरी तरह फैसला कर लेता हूँ कि कोई परिणाम पाने लायक है तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ और तब तक कोशिश करता रहता हूँ जब तक कि वो परिणाम मिल नहीं जाता। जहाँ यह असंभव नजर आने लगता है जिससे वो हताश हो जाता है, यह हताश होने की वजह नहीं है। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने लगन के बारे में शब्द कहे हैं, ये कैसी शक्ति है मैं नहीं बता सकता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि यह मौजूद है और सभी तभी उपलब्ध होती है जब कोई व्यक्ति इस मानसिक अवस्था में होता है जिसमें वह ठीक ठीक जानता है कि वो क्या चाहता है और पूरी तरह से संकल्प कर लेता है कि वो इसे खोजने से पहले मैदान नहीं छोड़ेगा। रेन मैकफर्सन ने डाना कॉरपोरेशन को महान अमेरिकी सफलता की कहानियों में से एक बना लिया है। उन्होंने अपने जीवन दर्शन का सार इन शब्दों में व्यक्त किया है, आप बस आगे बढ़ते रहें, बस आगे बढ़ते रहे। मैंने हर वो गलती की जो की जा सकती थी, लेकिन मैं बस धक्का देता रहा। महान विरोधाभास जीवन का एक रोचक और महत्वपूर्ण विरोधाभास है जिसके बारे में आपको जागरूक रहना चाहिए। वो यह है, अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप वो हर संभव काम करते हैं जिससे आपका जीवन इस तरीके से व्यवस्थित हो जाए ताकि आपकी विपत्ति और निराशा न्यूनतम हो जाए। आप विपत्ति और निराशाओं से बचते हैं, यह समझदारी का काम है और तार्किक भी है। तभी समझदार लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए न्यूनतम प्रतिरोध की राह पर चलते हैं और उन मुश्किलों तथा बाधाओं की संख्या को न्यूनतम करने की हर संभव कोशिश करते हैं जिनका सामना वे अपने दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में भी करेंगे। निराशा अनिवार्य है। बहरहाल हमारी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद निराशाएं और विपत्तियां सामान्य तथा स्वाभाविक हैं। ये जीवन के ऐसे हिस्से हैं जिनसे बचा नहीं जा सकता। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था कि जिंदगी में सिर्फ दो चीजें अनिवार्य हैं, मौत और टैक्स। लेकिन अनुभव का हर हिस्सा बताता है कि निराशा भी अनिवार्य है। चाहे आप खुद को और अपनी गतिविधियों को कितनी ही अच्छी तरह व्यवस्थित कर लें, आपको जिंदगी भर असंख्य निराशाएं, विपत्तियां और बाधाएं मिलेंगी और आप अपने लिए जितने ज़्यादा ऊंचे और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य बनाएंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा निराशा और विपत्तियां मिलेंगी। यही विरोधाभास है। पूरी क्षमता तक विकास करना और बढ़ना हमारे लिए तब तक असंभव है जब तक कि हम विपत्ति का सामना ना करें और उसे सबक ना सीखें। जीवन के सभी महान सबक विपत्तियों और अस्थायी पराजयों का परिणाम है जिनसे बचने के लिए हमने हर संभव कोशिश की थी। विपत्ति हमारी सबसे अच्छी कोशिशों के बावजूद बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाती है और इसके बिना हम वैसे व्यक्ति नहीं बन सकते जो शिखर पर पहुंचने और महान लक्ष्य हासिल करने में सक्षम होता है। विपत्ति हमारा इम्तहान लेती है। इतिहास के महान चिंतकों ने इस विरोधाभास के बारे में विचार किया है और वे इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि विपत्ति वह इम्तहान है जो आपको सार्थक चीज हासिल करने की राह में देना ही होगा। यूनानी दार्शनिक हेरोडोटस ने कहा था, विपत्ति के प्रभाव से इंसान की ऐसी शक्तियां और गुण बाहर निकल आते हैं जो इसके लिए बिना सोए रहते हैं। शक्ति, साहस, चरित्र और लगन जैसे गुण तभी बाहर निकलते हैं जब आपका सामना अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों से होता है और आप उन पर सकारात्मक तथा सृजनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं।
सफलता की राह में सभी को कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाँ, सामान्य और महान सफलता हासिल करने वालों में फर्क होता है, और वो फर्क ये है, महान उपलब्धियां हासिल करने वाले लोग अपने संकटों और संघर्षों का इस्तेमाल अपने तरक्की और विकास के लिए करते हैं। दूसरी ओर सामान्य उपलब्धियां पाने वाले लोग संकटों और कठिनाइयों के बोझ से दब जाते हैं और हताशा निराश होकर वो काम छोड़ देते हैं। निराश से टकराकर ऊपर उठे। हार्वर्ड के अब्राहम जेलेजिक ने साबित कर दिया है कि आप निराशा पर जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, आमतौर पर वही इस बात की भविष्यवाणी करता है कि महान सफलता हासिल करने की आपकी कितनी संभावना है। अगर आप निराशा पर प्रतिक्रिया करके उससे सबसे ज़्यादा सीख लेते हैं और फिर उसे अपने पीछे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, तो इस बात की बहुत संभावना है कि आप अपने जीवन में महान चीज़ें हासिल कर लेंगे। सफलता असफलता से एक कदम आगे मिलती है। ये एक और उल्लेखनीय खोज है। आपकी महानतम सफलताएं लगभग हमेशा उस बिंदु से एक कदम आगे मिलती है जहां आपके भीतर की हर चीज मैदान छोड़ने को कहती है। इतिहास के स्त्री पुरुष ये पाकर हैरान हुए हैं कि उनकी महान सफलताएं सारी निराशा और विपक्ष में मौजूद सारे परमाणुओं के बावजूद जुटे रहने के कारण मिली। लगन का ये आखिरी काम, जिसे अक्सर लगन का इम्तिहान कहा जाता है, सभी तरह की महान उपलब्धियों के पहले आता है। एच रॉस पेरेट, जिन्होंने $1000 की मामूली रकम से ईडीएस इंडस्ट्री शुरू की और इसे लगभग $3 बिलियन की दौलत में बदल दिया, अमेरिकी इतिहास के सबसे सफल सेल्फ मेड उद्यमियों में से एक हैं। उन्होंने कहा था, अधिकांश लोग बस तभी हार मान लेते हैं जब वे सफलता हासिल करने की कगार पर होते हैं। वे 1 गज की रेखा पर मैदान छोड़ देते हैं, वे मैच के आखिरी मिनट में कोशिश छोड़ देते हैं, वे विजयी रेखा से 1 फुट दूर हार मान लेते हैं। हेरोडोटस ने भी लिखा था, कुछ लोग अपनी योजनाएं तब छोड़ देते हैं जब वे लगभग अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं, जबकि इसके विपरीत दूसरे लोग आखिरी मिनट पर पहले से ज्यादा उत्साहपूर्ण कोशिशें करके विजय हासिल कर लेते हैं। आप लगन के जुटे रहने के सिद्धांत को असंख्य महान स्त्री पुरुषों के जीवन और काम में देख सकते हैं। फ्लोरेंस स्कोवेल ने लिखा था, हर बड़ा काम, हर बड़ी उपलब्धि इसलिए साकार हुई है क्योंकि सपने पर विश्वास किया गया। अक्सर बड़ी उपलब्धि आने से पहले असफलता और हताशा नजर आई है। नेपोलियन हिल ने अपनी क्लासिक पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा है, जब किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता आती है तो इससे पहले उसका भी अस्थायी पराजय का सामना होता है और शायद कुछ असफलताएं भी। जब पराजय किसी इंसान पर हावी हो जाती है तो सबसे आसान और तार्किक काम होता है छोड़ देना, और यही ज्यादातर स्त्री पुरुष करते भी हैं। हैरियट बीचर स्टोप, जिन्होंने अंकल टॉम्स केबिन लिखी है, ने ये शब्द लिखे थे, कभी हौसला ना छोड़ो क्योंकि यही वो जगह और समय है जहाँ परिस्थितियां का रुख बदलेगा। आप जो नहीं देखते हैं, जिसके मौजूद होने का ज्यादातर लोग को संदेह भी नहीं होता है, वो मौन लेकिन अजय शक्ति है जो आपकी मदद के लिए तब आगे आती है जब आप हताशा के बावजूद लड़ते रहते हैं। क्लॉड एम ब्रिस्टल ने लिखा था, सतत और संकल्पवान प्रयास हर प्रतिरोध को तोड़ देता है, हर बाधा को दूर कर देता है। जेम्स विटकॉम राइले ने इस तरह से लिखा था, सबसे अनिवार्य तत्व है लगन, अपनी ऊर्जा या उत्साह को अनावश्यक हताशा से कभी ठंडा ना होने देने का संकल्प, हर चीज के बावजूद जुटे रहने झेलने की शक्ति, यही विजेता का गुण है। लगन बिना हौसला छोड़े बारंबार असफलता का सामना करने की योग्यता है। बड़ी मुश्किल के बावजूद कोशिश करते रहना एक अज्ञात लेखक की एक कविता है जो मेरे ख्याल से हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए और याद कर लेने चाहिए जब भी उसके मन में हार मानने या कोशिश करना छोड़ने का प्रलोभन हो, तो ये कविता उसे मन ही मन दोहरानी चाहिए। इस कविता का शीर्षक है डोंट क्विट। कभी हार मत मानो। जब परिस्थितियां गड़बड़ हों, जैसी वे कई बार होंगी, जब जिस राह पर आप चल रहे हो उस पर चढ़ाई ही चढ़ाई हो, जब पैसे कम हो और कर्ज के पहाड़ ऊंचे हों और आप मुस्कुराना चाहते हो लेकिन आह निकलती हो, जब चिंता आपको नीचे धकेल रही हो, तब अगर आराम करना हो तो आराम करो लेकिन हार मत मानो। जिंदगी के मोड़ और घुमाव भी अजीब हैं, जैसा हम में से हर व्यक्ति बहुत बार सीखता है और कई असफलताएं पलट जाती हैं जब इंसान जीत सकता है अगर वो जुटा रहता। कभी हार मत मानो, हालांकि गति धीमी नजर आती हो, आप एक और प्रहार के साथ सफल हो सकते हैं। सफलता असफलता के भीतर छिपी होती है, शंका के बादलों की सफेद किनारी होती है और आप कभी नहीं जान सकते कि आप कितने करीब हैं।
जब यह बहुत दूर नजर आता है तो ये करीब ही हो सकता है। इसलिए संघर्ष करते रहें। जब आप पर सबसे तेज प्रहार हो, जब चीजें सबसे बुरी नजर आए, तो कभी हार मत मानो। यहाँ पर लक्ष्य बुक का आखिरी चैप्टर समाप्त होता है। आपको ये कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।